चलिए, so let us say A be a matrix. Let us say A be any matrix of the form A11 okay, A21, A22, A23 and A31, A32, A33. This is a 3x3 मैट्रिक्स. ठीक है, आपके पेपर में लिखा होता है लेट ए बी अ मैट्रिक्स, रैंडम मैट्रिक्स. वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है, वो किसी भी टाइप की मैट्रिक्स हो सकती है. केवल इतना लिखा होता है, ऐसे स्टार्ट किया जाता है लेट ए बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स. तो इसमें कई सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं, लेकिन दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. कौन सी? फर्स्ट इज रैंक ऑफ ए. ये लेक्चर उनको भी समझ आएगा जिन्होंने उतने एडवांस लेवल पे नहीं पढ़ा है. सो रैंक ऑफ ए. और दूसरी होती है नलिटी ऑफ ए. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हर मैट्रिक्स एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड होती है और हर ट्रांसफॉर्मेशन एक मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड होता है. इनमें रिलेशन क्या होता है? कोई बिल्कुल इक्विवेलेंस रिलेशन है. ठीक है, दे आर सिमिलर, मतलब जो इसका रैंक होगा वो इसका रैंक होगा, जो इसकी नलिटी होगी वो इसकी नलिटी होगी. और ये हम कल की क्लासेस में देख चुके हैं. आज हम फोकस करेंगे पूरा का पूरा कि रैंक ऑफ ए और नलिटी ऑफ ए से क्या क्या निकलता है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले, अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, सपोज 3x3 मैट्रिक्स है, तो उसकी रैंक से क्या क्या रिजल्ट निकलते हैं और उसकी नलिटी से क्या क्या रिजल्ट निकलते हैं. मतलब अगर मैं कहूँ रैंक 2 है, रैंक 3 है, तो इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है, उनको समझेंगे. और हम ये भी देखेंगे कि नलिटी अगर 2 है, 3 है, 5 है, तो इससे क्या क्या मतलब निकलते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले नलिटी के रिजल्ट्स पे हम लोग बाद में आएंगे. पहले हम लोग बात करेंगे रैंक से रिलेटेड कौन कौन से रिजल्ट्स. तो देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि रैंक आपकी क्या होती है. किसी भी मैट्रिक्स की रैंक ना हमेशा नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज से बड़ी होती है. मतलब इसका मतलब यह है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए, उसकी दो नॉन जीरो आइगन वैल्यू है, और एक सपोज 3x3 मैट्रिक्स है, इसकी दो आइगन वैल्यूज है 0, 0 और 1. तो इसका मतलब यह है कि कितनी नॉन जीरो आइगन वैल्यू हो गई? एक. तो रैंक, मिनिमम रैंक जो होती है वो 1 होगी यहाँ पर. यानी कि आप सिर्फ आइगन वैल्यू को देखकर बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की कितनी रैंक होने वाली है. जैसे मैं कहूं कि एक मैट्रिक्स है ए, ऑफ कोर्स 4x4, जिसकी आइगन वैल्यू है 1, 2, 3 और 0, तो आप कहोगे सर मिनिमम रैंक ऑफ ए कितनी होगी? 3 होगी. इससे कम हो ही नहीं सकती. इट विल बी ग्रेटर इक्वल 3. रैंक ऑफ ए विल बी, यानी कि 4 भी होने के चांस है और 3 भी हो सकती है. ठीक है, तो ये पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि रैंक ऑफ ए इज लेस इक्वल नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज. यानी कि सिर्फ आइगन वैल्यू देख के आप बता सकते हैं. रिजल्ट नंबर 2 क्या है कि अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए मैट्रिक्स का, तो ये इसका क्या मतलब होता है? जब भी डिटरमिनेंट 0 आ जाए, हमेशा समझ लीजिए कि रैंक जो है वो टोटल से कुछ कम है. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि नलिटी में, रैंक नलिटी थ्योरम से, रैंक अगर टोटल से कुछ कम है तो नलिटी 0 से कुछ ज्यादा होगी. ठीक है, और यहां से एक और चीज निकल के आती है कि अगर डिटरमिनेंट 0 है तो एक आइगन वैल्यू 0 जरूर होगी. समझ रहे हैं? मिनिमम एक आइगन वैल्यू तो 0 होगी ही होगी. तो अब मैं आपसे कहूं एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर एक आइगन वैल्यू 0 है तो डिटरमिनेंट भी 0 होता है. क्यों? क्योंकि कल हमने दो फॉर्मूले देखे थे. क्या? अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है तो क्या निकालोगे? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज. और दूसरा, ट्रेस अगर निकालना है तो क्या निकाला जाता है? सम ऑफ आइगन वैल्यूज. इसका मतलब प्रोडक्ट अगर 0 है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई आइगन वैल्यू जरूर 0 रही होगी, अदरवाइज प्रोडक्ट कभी 0 नहीं बन सकता. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेकंड रिजल्ट है कि अगर 0 इसकी आइगन वैल्यू है, जैसे ये 0 इसकी आइगन वैल्यू है, तो तुरंत आप यहां से कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट इसका हमेशा 0 होगा. जैसे ये मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया था हमने, इसको देख के आप कह सकते हैं, इसको आप देख के कह सकते हैं कि यहाँ पर 3, इसकी रैंक क्या हो गई? 3. और क्योंकि एक आइगन वैल्यू 0 है तो डिटरमिनेंट भी 0 हो गया और इसकी रैंक एक कम हो गई. तो एग्जैक्ट रैंक भी आप इस केस में निकाल सकते हैं. कितनी हो जाएगी? 3.
सो रैंक ऑफ ए इज 3, बट यस कुछ मैसेज मुझे आ रहे हैं, रिजल्ट यही सही है, मिनिमम रैंक होती है, इससे बढ़ भी सकती है, वो आप जब लार्जर इसके ऑर्डर बढ़ाएंगे तब आपको दिखाई पड़ेंगे रिजल्ट्स, मिनिमम यहाँ पर यही होती है, ठीक है। इस केस में आप निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सामने दिख रहा है। चलिए नंबर 3 पे आते हैं। अगर रो सम, ठीक है, मतलब मैट्रिक्स को देख देख के आप क्या क्या निकाल सकते हैं उस पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। अगर रो सम या फिर कॉलम सम, रो सम और कॉलम सम क्या होते हैं एग्जांपल से सिखा दूंगा। अगर रो सम या कॉलम सम अल्फा है, मतलब कुछ नंबर निकल के आ रहा है, कॉमन रो सम या फिर कॉलम सम अल्फा है, तो अल्फा विल बी योर आइगन वैल्यू, अल्फा विल बी योर आइगन वैल्यू। रो सम से क्या मतलब है, अगर कोई मैट्रिक्स दी हुई है ए, इसके हर रो का सम एक सेम है, ठीक है। जैसे अगर आप एग्जांपल लें, एग्जांपल लिया, सपोज 1 -1 2 सॉरी 3, ठीक है, फिर 0 1 और 1 और ये क्या आ रहा है 2, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया आपने -2 1 और 4, ठीक है। अब देखिए इसका सम क्या है, फर्स्ट रो का सम क्या है 3, सेकेंड रो का सम क्या है 3, ठीक है, और थर्ड रो का सम क्या है 3, थर्ड रो का सम क्या है 3, तो रो सम कॉमन हो गया, कॉमन रो सम क्या आ गया 3। जब भी कभी इस तरह की मैट्रिक्स दिखे जिसका रो सम कॉमन है तो तुरंत कहिए 3 इज एन आइगन वैल्यू। तो एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में आपने एक आइगन वैल्यू तो निकाल ली, कौन सी 3। अब बाकी की कैसे निकालते हैं हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक आइगन वैल्यू आपको रो सम। सिमिलरली अगर कॉलम सम सेम हो जाए किसी मैट्रिक्स के लिए, कॉलम सम सेम हो जाए, ये सपोज ये बीटा है, ठीक है, कॉमन आ रहा है, तब भी बीटा विल बी आइगन वैल्यू एंड आइगन वैल्यू, ठीक है। ये बिल्कुल जो मैट्रिक्स आप देख के बता सकते हो, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर अगला रिजल्ट है, अगला रिजल्ट है कि अगर आपका मैट्रिक्स ए जो है वो नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर का मतलब आप समझते होंगे जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है मॉड ऑफ ए इज नॉन जीरो। अगर किसी ने कह दिया नॉन जीरो है तो आप यहाँ से क्या इंप्लाई कर सकते हो, कोई आइगन वैल्यू जीरो नहीं होगी, बिकॉज एक भी आइगन वैल्यू जीरो होती तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता। सो ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो, ठीक है, ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो। तो अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो कभी कभी पूछ लेता है ए का रैंक क्या होगा, तो रैंक हमेशा फुल होता है, याद रखिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, फुल होता है। मतलब ए अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो ए का रैंक फुल कंप्लीट n, ठीक है। तो फिर नलिटी क्या हो जाएगी, नलिटी रैंक नलिटी से जीरो हो जाएगी। सवाल पूछता है व्हाट इज द रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इसको स्टार लगा लीजिए। कई बार एडजॉइंट का रैंक पूछता है ओरिजिनल रैंक देखिए। सो टेल मी, अगर ए का रैंक गिवन है तो एडजॉइंट का रैंक कैसे निकाला जाता है। 3 रिजल्ट है, इनको लिख लीजिए। अगर आपकी ए का रैंक फुल है, मतलब n है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में फुल लिख दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि a इज n क्रॉस n। अगर रैंक फुल है तो एडजॉइंट यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट का रैंक भी क्या होता है, फुल होता है, n फुल, ठीक है। यानी कि इसको आप एक और तरह से देख सकते हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। a का रैंक n है, इसका मतलब क्या है, फुल रैंक है, मतलब कोई जीरो आइगन वैल्यू नहीं है, ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो। तो अगर a की आइगन वैल्यू दी हुई है, सपोज आइगन वैल्यूज, यहाँ ये साइड का कॉन्सेप्ट है, आइगन वैल्यूज ऑफ a आर लेट अस से λ1 λ2 एंड λn। तो आपसे पूछता है कई बार आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ए, तो बता सकते हैं, कैसे बताएंगे एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यूज, ठीक है। एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यू कैसे बताओगे, एक छोटे से रिलेशन का इस्तेमाल करके। क्या रिलेशन है, आप जानते हैं एडजॉइंट ए इक्वल्स टू ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, सॉरी ए इनवर्स, सॉरी ए इनवर्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। तो देखिए ए की आइगन वैल्यू है, यानी कि यहां से अगर आप थोड़ा रिलेशन निकालें तो ए आ जाएगा मॉड ए इंटू ए इनवर्स। तो आपको कल जो मैंने रिजल्ट सिखाया था कि अगर ए की आइगन वैल्यू है लैम्डा
तो पॉलिनोमियल ऑफ ए की आइगन वैल्यू को जस्ट लैम्डा को इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, p ऑफ लैम्डा, ठीक है। सो व्हाट विल बी द आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, 1 by lambda 1 into mod a, determinant of mod यानी determinant upon lambda 2 and so on. Since lambda 1 lambda 2 and all lambdas are non zero, तो ये सारी क्वांटिटी नॉन जीरो भी हो गई है ना, क्योंकि a नॉन सिंगुलर दिया हुआ है, a क्या दिया हुआ है, नॉन सिंगुलर, तो ये mod a हमेशा नॉन जीरो होगा। ऑल दीज क्वांटिटीज आर नॉन जीरो, हेंस ये भी रैंक फुल हो गई, क्योंकि सारी आइगन वैल्यू नॉन जीरो है, तो ये भी नॉन सिंगुलर हो गया। कौन, एडजॉइंट। इसकी आइगन वैल्यू भी पूछी जाती है, तो इसमें भी स्टार लगा लीजिए, कई बार पूछा जाता है इसकी आइगन वैल्यूज के बारे में, ठीक है। सो ये होता है सेकंड रिजल्ट, और सेकंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे पूछ लेता है कि अगर रैंक ऑफ ए n-1 है, n-1 है मतलब n से एक कम है, जस्ट वन लेस ऑफ n, ठीक है, तब एडजॉइंट की रैंक क्या होती है, तब एडजॉइंट की रैंक क्या होती है, तो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी 1। जितना यहाँ पे लेस होता है, जितना यहाँ पे लेस होता है वो उठ के यहाँ आ जाता है, ठीक है। और तीसरा रिजल्ट है, ये भी स्टार लगा लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा रिजल्ट है, कहाँ है भाई, स्क्रीन नहीं दिख रही, यस। तीसरा रिजल्ट है, अगर ए का रैंक n-1 से भी छोटा हो, ठीक है, n-1 से भी छोटा हो जाए, तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ए क्या हो जाएगी, 0। और ये पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है, लेट ए बी 4x4 मैट्रिक्स सच दैट रैंक ऑफ ए इज 2। तो अब सिर्फ इतने को देख के बताओ कि आप क्या क्या अंदाजा लगा सकते हो। रैंक 2 है मतलब दो नॉन जीरो आइगन वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होंगी, ठीक है। इसको देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दो नॉन जीरो आइगन वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होंगी, और क्योंकि नलिटी क्या हो गई, 2 हो गई, तो नलिटी 2 हो गई मतलब जीरो की GM 2 है, GM के बारे में हम बात करेंगे आगे, ठीक है। नलिटी 2 हो गई मतलब दो जीरो आइगन वैल्यूज, यानी लैम्डा इक्वल टू 0, और लैम्डा 0 अगर आइगन वैल्यू बन गया, इट इंप्लाइज डिटरमिनेंट भी 0। बार बार करके दिखा रहा हूं ताकि आप सिर्फ रैंक को देख के बता सके। अब आपसे पूछा जाता है कि सच दैट रैंक ऑफ ए इज 2, देन व्हाट इज द रैंक ऑफ एडजॉइंट ए, तो बताइए क्या आएगी, यस 0। वेरी गुड, बिकॉज ये देखिए n क्या है 4, और ये 4-1 से भी लेस है, यानी 3 से भी लेस है, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक और रिजल्ट है, कई बार ट्रू फॉल्स में पूछ लिया जाता है। कौन से नंबर का रिजल्ट था ये, 4th नंबर का। चलिए 5th रिजल्ट पे आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नॉन आइडेंटिटी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ऑन नॉन आइडेंटिटी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है, ठीक है। सो सिंगुलर या फिर नॉन सिंगुलर। तो देखिए नॉन आइडेंटिटी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती क्या है, कल मैंने आपको बताया था, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है a स्क्वायर इक्वल्स टू a, ठीक है, वो इन्वॉल्यूटरी होती है। आइडेंटिटी इज इन्वॉल्यूटरी, आइडेम्पोटेंट मतलब आई एम, ठीक है, खुद स्वयं सेल्फ। सो यस, अब a स्क्वायर इक्वल्स टू a आया, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू a का मतलब हो गया, यहाँ से इसका कैरेक्टरिस्टिक मिनिमल पॉलिनोमियल बन गया, इस पे भी हम बात करेंगे अभी। x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो ये क्या आ गया, x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तीन चॉइस है, या तो x माइनस 1 0 होगा, या फिर x 0 होगा, या फिर x इंटू एक्स माइनस 1 0 होगा। तो देखिए x 0 हुआ तो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी, x माइनस 1 इक्वल टू 0 हुआ तो आइडेंटिटी हो जाएगी, तो नॉन आइडेंटिटी, और यहाँ पे ऐड कर लीजिए नॉन जीरो, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि इसकी कौन कौन आइगन वैल्यू बनेंगे, तो आइगन वैल्यू कौन बनेगा, एक 0 बनेगी, एक 1, ठीक है। ये मिनिमल पॉलिनोमियल है 0 and 1, ठीक है, इसकी आइगन वैल्यू बनेगी। तो अब देखिए इसकी आइगन वैल्यू की एक क्वांटिटी कौन हो गई, 0 हो गई, और जैसे ही एक क्वांटिटी 0 हो गई तो आंसर क्या आया, सिंगुलर, ठीक है, क्या हो गया, सिंगुलर। तो कई बार इस तरह से पूछ लेता है, कोई स्पेशल मैट्रिक्स दे देगा, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पूछ सकता है। ये है रिजल्ट नंबर 5। आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट नंबर 6। छोटा सा एक पेन आप जरूर साथ में रखें, ठीक है, आपको फायदा होगा। एक ब्लॉक मैट्रिक्स बनाता है, एग्जाम में कई बार मैंने देखा है, यहाँ पे A, यहाँ पे 0 ब्लॉक, ठीक है। सपोज ये ब्लॉक है 6x6 या फिर 8x8 का ब्लॉक है, जिसमें एक मैट्रिक्स है 4x4 की, ये 0 मैट्रिक्स है ना।
और ये एक बी मैट्रिक्स है 4x4, और आपसे पूछता है बताइए व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये जितने भी टाइप लिखवा रहा हूँ ना, इन सब टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ सी, यानी कि इसको अगर डिनोट करें तो सी एच ऑफ सी क्या होता है। तो याद रखिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी, सी एच ऑफ ए एंड मल्टीप्लाइड बाई सी एच ऑफ बी। तो वो जानता है कि आप अगर कुछ भी नहीं जानते होंगे तब भी शायद अंदाजा लगा सकते हैं, इसलिए वो आपसे पूछता है मिनिमल पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पे स्टार लगा लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक कभी नहीं पूछेगा, वो जानता है आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ सी, ठीक है, यानी कि स्मॉल एम सी ऑफ एक्स। तो इसको याद रखिएगा हमेशा, मिनिमल पॉलिनोमियल जो होता है दैट इज एलसीएम ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ एक्स एंड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए एंड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ बी। इसका मिनिमल और इसका मिनिमल दोनों का क्या करना होता है, दोनों का एलसीएम लेना होता है। ठीक है, तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका कॉन्सेप्ट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो सिर्फ रैंक को देख देख के बिल्कुल आप पता कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे भाई वो पेज कहाँ से आएगा, चलिए रिजल्ट नंबर 7 ये बात करता है। अच्छा, आप जानते हैं कि ए बी एंड बी ए आर सिमिलर मैट्रिसेस, ए बी एंड बी ए आर सिमिलर। कई बार ए बी और बी ए पे पूछ लेता है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है हमारे पास क्या कि ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। तो कई बार इस पे भी बात हो जाती है कि ए बी और बी ए हमेशा सिमिलर होती है क्या, तो देखिए दे आर नॉट ऑलवेज सिमिलर। ठीक है, ए बी एंड बी ए आर सिमिलर इफ आइदर ए और बी आर नॉन सिंगुलर। अगर इनमें से कोई एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी तभी ए बी और बी ए सेम होती है, और एक बार ए बी और बी ए सेम हो गई तो आप जानते हैं सिमिलर मैट्रिसेस के पास सब कुछ सेम होता है एक्सेप्ट वन थिंग, सिमिलर मैट्रिसेस हैव एवरीथिंग सेम। सारी आइगन वैल्यू सेम होती हैं, ठीक है, और आपकी डिटरमिनेंट सेम होती है, एम सेम होती है, यानी अरिथमेटिक मीन ऑफ एनी आइगन वैल्यू, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनी आइगन वैल्यू, सब कुछ सेम होता है, ट्रेस सेम होता है, एक चीज को छोड़ के हैव एवरीथिंग सेम। आप बता सकते हैं वो कौन सी चीज है जो सेम नहीं होती है, एक्सेप्ट आइगन वेक्टर। या करेक्ट, आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसको छोड़कर सिमिलर मैट्रिसेस के पास सब कुछ सेम होता है। लेकिन अगर मैं कहूं व्हाट इफ दे आर नॉट इवन स्क्वायर मैट्रिसेस, यानी जनरली सपोज ए आपकी मैट्रिक्स है 6x7 और बी आपकी मैट्रिक्स है 7x6, तो क्या आप नॉन सिंगुलरिटी इनमें से किसी की क्लेम कर सकते हैं, सिंस बोथ ऑफ देम आर नाइदर सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी नहीं है, तो बिना ये जाने हुए कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर होंगी कि नॉन सिंगुलर होंगी, ऑफ कोर्स इसकी बात ही नहीं कर सकते, तो क्या आप इसके बारे में कह सकते हैं। तो याद रखिए इन जनरल, ठीक है, जब इस तरह की स्थिति हो इन जनरल एक रिजल्ट ट्रू होता है आइगन वैल्यू के केस में, वो देखिए इन जनरल आइगन वैल्यूज ऑफ नॉन-जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी एंड बी ए आर सेम provided lambda is non-zero, यानी कि non-zero आइगन वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी ए आर सेम तब भी सेम होती हैं जब ए और बी कुछ इस तरह से मल्टीप्लाइड हो। अब देखिए ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल है अगर ऐसा है, लेकिन ये रिजल्ट आपका काम नहीं करेगा, ये फेल हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा इस रिजल्ट को, नॉन जीरो आइगन वैल्यू ए बी और बी ए की तब भी सेम होती है, फर्क कहाँ आता है, जीरो आइगन वैल्यू पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूं कि लेट ए बी 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक ये क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा क्लास है, क्लास ऑफ क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल। ठीक है, ऑर्थोगोनल, देन पॉसिबल आइगन वैल्यूज। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, मतलब वो क्या करेगा,
आपको दो टाइप की मैट्रिक्स दे देगा, एक फर्स्ट टाइप, ये सेकेंड टाइप, और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन से आइगन वैल्यू का सेट पॉसिबल है, जैसे 1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। आप भी दिमाग चलाओ जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। 0 आयोटा माइनस आयोटा, तीसरा है 0 आयोटा माइनस 1, और चौथा है 1 प्लस आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो देखिए आंसर इज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू या तो 0 होती है या फिर प्योरली इमेजिनरी होती है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी तरह की मैट्रिक्स किस तरह की आइगन वैल्यू रखती है। देखिए सिमेट्रिक की कैसी होती है, रियल होती है। स्क्यू सिमेट्रिक की आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कैसी होती है, यूनिट मॉड्यूलस, मतलब उनका मैग्नीट्यूड जो है ना, मॉड्यूलस वैल्यू जो है वो 1 होनी चाहिए, तो यूनिट मॉड्यूलस होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, ठीक है। ऐसे इनवॉल्यूटरी की +1 -1, आइडेम्पोटेंट की 0 और 1, वो आप रिलेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। बताइए पहले वाले में देखिए ये 1 एक रियल नंबर है, तो या तो प्योरली या तो इमेजिनरी, ये कैंसिल हो गया। इसमें 0 भी है, 1 भी है, -1 भी है, तो ये सेट एक पॉसिबल है। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। 0 1 सॉरी आयोटा और -1, जैसे ही आप -1 देखेंगे इसको कैंसिल कर दीजिए, बिकॉज ये स्क्यू सिमेट्रिक की कभी आइगन वैल्यू बन ही नहीं सकता। आपको दोनों की चाहिए, है ना, दोनों नेचर की इंटरसेक्शन। इसमें देखिए ये 0 है, ये इमेजिनरी है, काम कर जाएगा, बट यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। क्या, यूनिट मॉडुलस। इनके मैग्नीट्यूड क्या होता है, √2। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √2, ठीक है। ये ऑप्शन गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड वाला। तो इस तरह से आपको कई बार कोई क्वेश्चन देगा जिसमें दो मैट्रिक्स का क्लास होगा और उसको इंटरसेक्शन करके पूछेगा कौन कौन से आइगन वैल्यू पॉसिबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि रैंक ऑफ एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नेवर बी 1, कैन नेवर बी 1। कभी भी कोई मैट्रिक्स, दैट इज सपोज ए जो है वो 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो रैंक 3 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, लेकिन कभी भी 1 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसको कैंसिल कर दीजिए, 1 कभी पॉसिबल नहीं है, कैन नेवर बी 1। इसके एक्सप्लेनेशंस डिटेल्ड है, इसलिए अभी हम उसको छोड़ देते हैं, आप रिजल्ट से काम चलाइए, ठीक है। इंपॉर्टेंट अनदर रिजल्ट, तो क्या हो गया, रैंक ऑफ एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नेवर बी 0। एक और रिजल्ट है कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की है, यानी ऑड ऑर्डर्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी 3x3, 5x5, 7x7 ऑड ऑर्डर है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है, ए अगर ऑड ऑर्डर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इसको याद रखिएगा। ऑड ऑर्डर्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा 0 होता है। इट इंप्लाइज एक आइगन वैल्यू 0 तो होगी, एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू 0 होगी, और रैंक 1 कम हो जाएगी। जैसे ही एक आइगन वैल्यू 0 बनी तो टोटल में से एक रैंक कम हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ वे कैसे जो रिजल्ट्स हैं, एग्जिस्टिंग रिजल्ट्स, उनको अप्लाई करना है। अब देखिए ये तो दोनों बातें किसके बारे में है, स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। आप पूछोगे सर अगर ऐसे एग्जाम में देते लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेट ए बी अ सिमेट्रिक किसी भी ऑर्डर की, तो इसके बारे में कौन सी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, फर्स्ट चीज, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है, ठीक है, हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है। दूसरी क्या बात होनी चाहिए कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ए टू द पावर के एनी पॉजिटिव पावर के लिए मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है, यानी कि इफ ए इज सिमेट्रिक देन ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू द पावर 4 ऑल विल बी सिमेट्रिक। ऐसा हमेशा हर जनरल मैट्रिक्स, सपोज ए आइडेम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर जरूरी नहीं है कि आइडेम्पोटेंट हो, ठीक है ना। तो याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है, केवल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में ही होल्ड करता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब आगे देखते हैं तो डायगोनलाइजेबिलिटी पे ये हो गया, ठीक है। और यस अगला रिजल्ट है, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। कल मैंने आपको दिखाया था रेंज ऑफ
डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। अगर आपने कहीं नोट किया था अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि कई बार वो रेंज के बारे में पूछता है। तो मैंने आपको यहाँ एक इनइक्वालिटी सिखाई थी, ठीक है। उसी तरह की एक इनइक्वालिटी मैं यहाँ सिखाने जा रहा हूँ जब आपको रैंक की रेंज पता हो जाएगी, मतलब रैंक ऑफ ए बी। दो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मान लिया लेट ए कॉमा बी बी मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस हैं, उनके रैंक के बारे में, उनके प्रोडक्ट की रैंक के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए, तो इनइक्वालिटी क्या है, रैंक ऑफ ए बी इज ऑलवेज लेस देन मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। इसका मतलब एग्जांपल पे आओ, ए अगर कोई 4 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो इसका रैंक हमेशा 3 या 3 से कम होगा, 4 तो कभी हो ही नहीं सकता। जो मिनिमम नंबर होता है ना इसमें, वो मिनिमम नंबर से हमेशा कम होता है। और बड़ा किससे होता है, रैंक ऑफ ए, मतलब जो वो है स्मॉलेस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू, वो ये है एन। एन इज, जहां पर एन क्या है, एन जो है वो ए और बी के बीच में कॉमन फैक्टर है। वो कॉमन फैक्टर आपकी क्या होगी, यहाँ पे ए इंटू बी है ना, तो एम क्रॉस एन और एन क्रॉस के, सपोज ऐसे बना हुआ है, तो एन हो गया ये कॉमन फैक्टर। तो ये जो कॉमन फैक्टर होता है वो इससे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, ये बहुत जगह पे इस्तेमाल होती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आप पूछोगे कि सर नलिटी का क्या इस्तेमाल है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर नलिटी ऑफ ए अगर कुछ आ रही है, रैंक तो आपने बता दिया कि ये चीजें होती है, नलिटी में क्या होता है, मतलब अगर मेरे को नलिटी कोई दी है 3 4 2, तो उसका क्या सेंस है। देखिए, किसी भी एक मैट्रिक्स होती है, उसकी कोई आइगन वैल्यू होती है, λ1 λ2 λ3। जितने बार कोई आइगन वैल्यू रिपीट होती है उसको कहते हैं एम, उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर लैम्डा है, सपोज आइगन वैल्यूज हैं 0 0 1, तो 0 की एम हो गई 2 और 1 की एम हो गई 1, ठीक है। लेकिन एक एंटिटी होती है, एक क्वांटिटी होती है, क्या, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। वो क्या होती है, तो वो देख लेते हैं क्या होती है। देखिए, हर आइगन वैल्यू एक आइगन स्पेस कंस्ट्रक्ट करती है, हर आइगन वैल्यू का अपना आइगन स्पेस होता है। और देखिए, ये आइगन स्पेसेस जो होते हैं वो रिस्पेक्टिवली एलाई होते हैं। क्या होते हैं, रिस्पेक्टिवली एलाई, ये आपस में एलाई होते हैं, और इसीलिए शायद डायगोनलाइजेबिलिटी को कंफर्म करते हैं। तो देखो, इसकी डायमेंशन को जीएम कहते हैं, ठीक है। तो सर जीएम निकाल के हम करेंगे क्या, अभी बताता हूँ जीएम निकाल के क्या करेंगे। तो देखिए, रिजल्ट्स ऑन डायगोनलाइजेबिलिटी, कब कोई गिवन मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है। तो देखिए, सबसे पहले अगर ऑल आइगन वैल्यूज जो हैं वो डिस्टिंक्ट, अगर ऑल आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, अगर सारी की सारी अलग अलग आ गई, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है जिसकी 3 क्रॉस 3, जिसकी आइगन वैल्यूज है 1 0 -1, हमेशा लिख दीजिए डायगोनलाइजेबल, इट इज डायगोनलाइजेबल, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट। तो अगर डिस्टिंक्ट हो गई तब तो बात ही नहीं है। सेकंड पे आ जाइए, ठीक है। सेकंड पे आएंगे तो अगर एक और तरीका है, अगर मिनिमल पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जिस पर कल भी चर्चा हुई थी, तो मिनिमल पॉलिनोमियल अगर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स कंटेन करता है, कंटेन्स नॉन रिपीटेड फैक्टर्स, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स में बटा हुआ हो, तो आप कंफर्म कह सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका मिनिमल पॉलिनोमियल है किसी मैट्रिक्स का x - 1 x - 2, तो तुरंत कह दीजिए, बिना उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जाने आप कह दीजिए कि इस तरह की मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होते हैं। तीसरा और इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसको कई बार देखा जाता है, जब हमें मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं पता है तो फिर इसको देखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है क्या, कि इफ algebraic multiplicity of any eigenvalue equals geometric multiplicity for every eigenvalue, अगर हर आइगन वैल्यू के लिए उसका एम और जीएम सेम हो जाए तो हमेशा मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाती है। अब शायद आपको जीएम का रोल समझ में आएगा कि जीएम क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एम तो आप देखते ही निकाल सकते हैं, जितने बार वो आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है वो उसका एम होता है। जीएम कैसे निकाला जाता है, तो जीएम देख लीजिए, जीएम इज नलिटी ऑफ, आपसे कहा था ना मैंने कि नलिटी का क्या रोल है, तो ये नलिटी को लेके पहला रिजल्ट है नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है। नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, मतलब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स है ए,
ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स है। लेट अस से लैम्डा 1 इसकी आइगन वैल्यू है, या मैं इसको एक नंबर दे देता हूँ, लेट अस से लैम्डा इक्वल टू 2 इसकी एक आइगन वैल्यू है। तो am मान लीजिए 2 अकेली आइगन वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो am क्या आ गया 1, ठीक है। अब gm निकालना है, तो gm निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप क्या करो, gm निकालने के लिए सबसे पहले a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स निकालो, ठीक है। तो a माइनस लैम्डा आई मतलब जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें 2 2, इस मैट्रिक्स में a माइनस लैम्डा आई। फिर क्या करोगे, फिर इस मैट्रिक्स की, जो ये मैट्रिक्स बन के आई है, इसकी नलिटी निकाल लो, और ये रहा पहला रिजल्ट। इसकी जो कुछ भी नलिटी आएगी, सपोज इसकी नलिटी आ रही है k, तो k इसकी gm हो गई, gm क्या हो गई k, ठीक है, ये समझ में आया। अब अगर मैं आपसे कह दूं, देखता हूं कितने बच्चे पकड़ पाएंगे इसको, अगर मैं आपसे कहूं इफ नलिटी ऑफ a इज 2, सपोज a कोई 4x4 मैट्रिक्स है, रैंक 2 है, तो आपने कह दिया सर 2 जीरो नॉन जीरो आइगन वैल्यू होंगी और 2 जीरो आइगन वैल्यू हो सकती हैं, नलिटी 2 है, इसका क्या मतलब होगा? यस एनीवन, नलिटी 2 है, इसका क्या मतलब होगा? lambda equal to 0 is an eigenvalue of dimension 2. एग्जैक्टली, तो इसका मतलब होगा, हाँ देखिए बिल्कुल सही, अगर लैम्डा को यहाँ पे मैंने 2 लिया था, अगर मैं कहूँ कि लैम्डा ऑफ कोर्स जब रैंक फुल से कम है, इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ ए इज लेस देन 4, तुरंत लैम्डा इक्वल टू 0 एक आइगन वैल्यू बन गई। जैसे ही लैम्डा इक्वल टू 0 आइगन वैल्यू बनी, तो इसकी एम आप निकाल सकते हैं, लेकिन जीएम कैसे निकालेंगे? तो बस जीएम में क्या करते हो, मैंने क्या बताया, ए माइनस लैम्डा है, यही तो करना होता है, ए माइनस लैम्डा। अब लैम्डा क्या है 0, तो ए आ गया मैट्रिक्स, ठीक है, ए आ गई, नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 0 है, यहाँ पे 0 को पुट किया, नलिटी ऑफ ए क्या दे दिया, जीएम ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0। तो आज के बाद कभी किसी मैट्रिक्स की जीएम लिखी हो तो समझ लीजिएगा कि ये लैम्डा इक्वल टू 0 नामक आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दी हुई है। अब आप कहोगे सर मैं इसका इस्तेमाल क्या करूं, अगर मेरे पास जीएम मिल भी गई तो क्या है, तो एक रिजल्ट है दैट am is greater equal gm, arithmetic mean is always greater equal geometric mean। आप कहोगे सर ये तो हमें पता है, मैं कहूंगा इसका उल्टा देखो, क्या कि gm is less equal arithmetic mean। इसका मतलब अगर gm लिखी है, gm आ गई, इसकी gm क्या आ गई, यहां से gm ऑफ लैम्डा क्या आ गया 2, ये दी हुई है ना 2, तो इसका मतलब इस रिजल्ट के थ्रू आपने क्या निकाल लिया कि लैम्डा इक्वल टू 0 की जो एम है, यानी कितने बार लैम्डा रिपीट हुआ है, ये मिनिमम 2 बार रिपीट हुआ है। कितने बार रिपीट हुआ है, मिनिमम 2 बार रिपीट हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो आप नलिटी से या जीएम से निकाल सकते हो। तो जीएम इज लेस इक्वल एम, ठीक है, यानी कि मिनिमम वैल्यू हो जाती है, इतने बार तो रिपीट ही हुआ है, तो इसकी आइगन वैल्यू एक्चुअली आप देखोगे ना तो फटाफट निकाल सकते हो, एक 0 हो गई, 2 0 हो गई, क्योंकि 2 बार 0 रिपीट हुआ है, और 2 क्योंकि रैंक 2 है तो 2 नॉन जीरो आइगन वैल्यू होंगी, लैम्डा 1 लैम्डा 2, खत्म, ठीक है। इस तरह से आप चीजों को अप्लाई करिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब लास्ट सेगमेंट पे पहुंचते हैं, नलिटी के बारे में भी हो गया, लास्ट सेगमेंट पे आते हैं। अगर कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, क्या ऐसे दिया हुआ, लेट ए बी 3x3 मैट्रिक्स, ये आपका सेट का क्वेश्चन है, ए क्यूब इक्वल टू माइनस आइटा, ऐसे दिया हुआ है, तो क्या कंक्लूजन निकल सकता है, देन क्या क्या बता सकते हैं? तो देखो सबसे पहले याद रखना, कभी भी जब कोई रिलेशन पेपर में दिया हो मैट्रिक्स के ऊपर, तो वो हमेशा याद रखना, इट इंडिकेट्स, किस तरफ इशारा करता है, इंडिकेट्स टूवर्ड्स, किस तरफ करता है, मिनिमल पॉलिनोमियल की तरफ, ठीक है, किस तरफ करता है, मिनिमल पॉलिनोमियल की तरफ, याद रखना इसको, मिनिमल पॉलिनोमियल की तरफ इशारा करता है। मतलब इसको x में बदल लो, तो x क्यूब इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, तो x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 a क्यूब प्लस b क्यूब ना, सो x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर। अब देखिए अकेला ये 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर ये 0 हो गया मतलब यहाँ पे शायद आपको दे देगा कि a इज नॉट इक्वल टू -i, ठीक है,
तो ये आपका मिनिमल पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? x प्लस 1, कैरेक्टरिस्टिक नहीं बनेगा, याद रखिए, ठीक है, मिनिमल बनेगा। लेकिन अगर आपको ये भी पता हो कि a 3 क्रॉस 3 है, तो आप जानते हैं कि मैक्सिमम ऑर्डर 3 हो सकता है, तो 2 पावर यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो यस यही आपका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। पर हमेशा कैरेक्टरिस्टिक निकाल पाओ ऐसा जरूरी नहीं है। अगर इसने ये स्किप कर दिया तो फिर आप कैरेक्टरिस्टिक नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन मिनिमल आप हमेशा श्योर हो जाएंगे। तो ये मिनिमल हो गया। अब मिनिमल से एक चीज कंफर्म हो जाती है, क्या? क्योंकि आइगन वैल्यूज यानी कि रूट्स जिसको कहते हैं, ये एक रिजल्ट है, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्या? कि रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल आर सेम। आप कहोगे सर इसका मतलब अगर मिनिमल पॉलिनोमियल 5 डिग्री का है, कैरेक्टरिस्टिक तो 10 का हो सकता है, तो रूट इसमें 5 आएंगे इसमें 10 आएंगे, सेम कैसे हुआ? तो मैं कहूंगा रूट सेम है, उनकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम नहीं है, ठीक है। सो मल्टीप्लिसिटी नीड नॉट बी सेम, मल्टीप्लिसिटी चेंज होती है केवल, मतलब अगर इसके रूट्स आ रहे हैं मिनिमल पॉलिनोमियल से, आपने यहाँ से अगर आप रूट निकालोगे तो क्या आएंगे? यहाँ से देखिए क्या आएगा, -1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है ना, सो -1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये 3 रूट आ गए। ये तीनों रूट सी के अंदर है, मतलब 2 सी के अंदर है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तीनों रूट, तीनों आइगन वैल्यू डिफरेंट है, तो आप क्या कह सकते हैं? क्या कंफर्म होके कह सकते हैं? तीनों रूट डिफरेंट है, अभी सिखाया मैंने आपको। यस, डायगोनलाइजेबल ओवर सी, याद रखिएगा, नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर, नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर, ठीक है। तो मल्टीप्लिसिटी भले ही फर्क करे, बाकी ये रूट जो है वो सेम होते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी से मिलता जुलता। अगर उसने कह दिया लेट ए बी अ 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स सच दैट ए क्यूब इक्वल टू 0 बट ए स्क्वायर इज नॉन जीरो, तब आप क्या क्लेम कर सकते हैं? तो देखिए ए क्या है? 5 क्रॉस 5। मैंने आपसे कहा है कोई भी रिलेशन दिया हो आप सिर्फ एक चीज की तरफ इशारा करिए, मिनिमल पॉलिनोमियल। तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब। अब जानते हैं मिनिमल और कैरेक्टरिस्टिक में सिर्फ पावर्स का फर्क होता है, जो फैक्टर होते हैं वो सेम होते हैं, तो यानी कि यहाँ भी एक्स होगा, पर इसमें 3 है और टोटल डिग्री क्या है? 5 क्रॉस 5, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या बन गया? x टू द पावर 5। तो मिनिमल और कैरेक्टरिस्टिक आ गए। यहाँ से देख के आप ये बता सकते हैं कि इसके रूट कौन होंगे? 0 0 0, ठीक है। इसके रूट कौन होंगे? 0 0 0 0 0, ठीक है। और ये है क्या? ये है निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर या फिर इंडेक्स 3, ठीक है। और आप जानते हैं कि अगर नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स है तभी डायगोनलाइजेबल होती है, इंप्लाइज नॉन डायगोनलाइजेबल। क्यों, कैसे कंफर्म किया कि नॉन जीरो है? बिकॉज क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दिया था मैंने, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहां से कंफर्म हो जाता है कि ये नॉन जीरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस सेक्शन का, इसके बाद कॉम्प्लेक्स उठाएंगे। लास्ट सेक्शन है, ध्यान से देखिएगा इसको। मान लीजिए ए कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है सच दैट ए क्यूब इक्वल टू 0, सॉरी सच दैट ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें रिलेशन दिया होता है। ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर बट ए इज नॉन जीरो नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नॉन जीरो नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब आप बताइए कि आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो देखिए जैसे ही कोई रिलेशन दिया जाए तो हमेशा याद रखिए कि मिनिमल पॉलिनोमियल आप बना सकते हैं। तो एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर दिस विल गिव यू दिस, तो रूट्स क्या आ गए? 0 0 1। तो अब आप जानते हैं कि यही आइगन वैल्यू बनने वाले हैं, भले ही इनकी मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट हो जाए, समझ रहे हैं? बिकॉज ये n पे डिपेंड करेगा। अगर n मान लीजिए 6 क्रॉस 6 है तो ये हर हो सकता है एक एक एलिमेंट दो बार रिपीट हो जाए, लेकिन आइगन वैल्यूज यही बनेंगी, अब कोई दूसरी आइगन वैल्यू नहीं बनेगी। तो आइगन वैल्यू क्या हो गई? 0 0 0। तो A इज नॉन, सॉरी A इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। और क्या क्लेम कर सकते हो? और बताओ और क्या क्लेम कर सकते हो? और क्लेम कर सकते हो कि रैंक ऑफ ए विल बी
1, 2 जीरो आइगन वैल्यू है, एक ही नॉन जीरो है, तो मिनिमम यानी कि कम से कम 1 होगी। ठीक है, जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू होती है उतनी रैंक तो कम से कम होती है। अभी मल्टीप्लिसिटी नहीं पता तो आगे नहीं बता सकते। इतनी चीजें समझ में आई, हाउ टू अप्लाई ऑल दिस? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ये चीजें अप्लाई करना आना Yes, चाहिए, है ना। चलिए, अब देखिए जेसी के ऊपर हमने एक चीज करी थी, जेसी फॉर्म के ऊपर कल मैंने लास्ट में कराया था। आज मैं आपको बिल्कुल छोटा सा एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा दे रहा हूँ। 4 और यहाँ पे दिया हुआ है x-2 होल क्यूब, और मिनिमल पॉलिनोमियल दिया हुआ है x-1 होल स्क्वायर और x-2 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कितने जेसी फॉर्म बनेंगे, कई बार पूछता है। तो मैंने आपसे क्या बताया, ये जो पावर होती है हमेशा देखिए कि यहाँ पे कितनी पावर है 2, यहाँ पे कितनी है 4, एक तो 2 ऑर्डर का बनता ही है। यानी कि जितनी मिनिमल पॉलिनोमियल के ऊपर पावर होती है, मिनिमम उस ऑर्डर का एक जेसी ब्लॉक हमेशा बनता है। तो एक बन जाएगा 2 का। अब पॉसिबिलिटी क्या है, या तो एक के 2 बना लो, 1 plus तब 4 कर सकते हो, या फिर एक 2 का बना लो, तब 4 कर सकते हो। तो ये 2 डिफरेंट जेसी फॉर्म हो गए हमारे पास। ठीक है, अब इसमें से आओ, इसके लिए क्या है, इसको देखो, इसमें एक तो मिनिमम 2 का बनेगा, बिकॉज जितने का मिनिमल पॉलिनोमियल पे पावर होता है उतना तो एक बनता ही है। प्लस अब तो एक ही स्कोप है 2 + 1 इसको 3 करने का, तो इससे केवल एक ही बनेगा। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जेसी फॉर्म्स कितने हो गए, 2। कितने हो गए, ठीक है, क्लियर है भाई। मुझे एक बार ये यहाँ से लीनियर अलजेब्रा खत्म हो रहा है, ठीक है, मुझे कमेंट में बता दीजिए। 60 सेकंड का ब्रेक है, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स शुरू करेंगे। कमेंट में बता दीजिए लीनियर अलजेब्रा में ये एप्लीकेशंस आपको समझ आए या फिर नहीं। ठीक है, फटाफट बता दीजिए, तब तक हम शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ओके ओके, फटाफट बता दीजिए, क्लियर है या नहीं। सर यस सर बोलिए। रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा तो क्या होगा? क्या रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर रहता है तो क्या होगा? तो तो मतलब मैं समझा नहीं, आप क्या आइगन वैल्यू के बारे में पूछ रहे हैं या क्या पूछ रहे हैं? नहीं सर, आपने जो इसके पहले बताया था हाँ हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं क्या रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताया था। मैंने कहा, देखिए मैंने कहा रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आप 2-3 चीजें बता सकते हैं कि रैंक उसकी कभी 1 नहीं होगी, ऑड ऑर्डर है, अगर ऑड ऑर्डर है तो डिटरमिनेंट हमेशा 0 होगा। ठीक है, और क्या बता सकते हैं आप, आइगन वैल्यूज के बारे में बता सकते हैं, आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। और बाकी के रिजल्ट्स मैंने जो बुकलेट शेयर किया है आप उसमें देख सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। ओके सर, ओके। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। यस, आई हैव गॉट लॉट ऑफ रिस्पॉन्स। चलिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्या है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो देखिए ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करते हुए आपको मेन चीजें पढ़ाऊंगा, 5-6 सेक्शन में पढ़ाऊंगा, और आराम से आपको 1.5 घंटे के अंदर पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रिवाइज हो जाएगा। तो एकदम पेशेंस के साथ बैठ जाइए, पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम क्या है, जरा ब्रीफ में देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम क्या है, अगर z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये करस्पॉन्ड करता है या इक्विवेलेंट होता है एक 2 टपल वेक्टर x, y के। किसके, x, y के। तो यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है x प्लस आई वाई, तो आप उसको इस रिलेशन से एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 टपल में x, y। ठीक है, फिर ये डिस्टेंस अगर आप पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो z इक्वल्स टू r e टू द पावर i थीटा। ठीक है, r ये है, थीटा ये है। थीटा क्या है, पॉजिटिव एक्सिस, यानी कि जो रियल एक्सिस है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल एक्सिस है उसके साथ उसका एंगल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टीरियोग्राफिक, सबसे पहला पॉइंट है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, ये सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में एक छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो देखिए क्या है, सबसे पहले इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। अगर आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन को देखना है, ठीक है, तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्लेन को विजुअलाइज करने के लिए मैथमेटिशियंस ने
एक स्फेयर के थ्रू इसको विजुलाइज किया, तो एक हेमीस्फीयर लिया, ठीक है, और उसका प्रोजेक्शन कहाँ डाला, उसका प्रोजेक्शन डाला सामने वाले एक्सिस पर, सामने वाले प्लेन पर। तो ये देखिए, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है जिसपे ये जाके प्रोजेक्ट हो रहा है, मतलब ऐसा इमेजिन करिए जैसे एक कटोरी होती है ना, कटोरी, वो आपकी कॉपी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, वो आपकी कॉपी के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। तो मान लीजिए, तो इस तरह से प्रोजेक्शंस गिरते हैं कटोरी के, ठीक है, कहाँ पर, आपके प्लेन के ऊपर। तो ये जो प्लेन बनता है नीचे जाके, ये होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है, और इसी को कहते हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। हर पॉइंट जो यहाँ पर बनता है x, y ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, वो करस्पॉन्ड करता है किसी यूनिक पॉइंट से, यानी किसका प्रोजेक्शन होता है, किसी यूनिक पॉइंट का स्फीयर के ऊपर। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं, या तो आपको ये वाला स्फीयर का पॉइंट देगा और पूछेगा ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और या को पूछेगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा तो पूछेगा ये किस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग है स्फीयर के ऊपर, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला, अगर इफ स्फीयर पे पॉइंट दिया हुआ है x, y, z, अगर स्फीयर पे पॉइंट दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर इसके करस्पॉन्डिंग। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा x प्लस iy, जहां पर x आएगा, फॉर्मूला लिख लीजिए, आई थिंक दिस स्पेस इज नॉट इनफ, आगे वाले में लिख लेते हैं। तो योर x विल बी x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल Y विल बी, ओके, क्या लिखा था हमने वहां पे, हमने लिखा है, चलिए नए पेज से लिख लेते हैं। अगर आपको 3 टपल वेक्टर दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, 3 टपल वेक्टर दिया हुआ है। सबसे पहले लिख लेते हैं, अगर x, y दिया हुआ है, फॉर्मूला है इफ x, y यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे दिया हुआ है, तो ये स्फीयर के कौन से कोऑर्डिनेट कैपिटल x, कैपिटल y, कैपिटल z को करस्पॉन्ड करेगा। सो कैपिटल X विल बी x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, कैपिटल Y विल बी y square upon 1 plus x square plus y square, and capital Z will be x square plus y square upon 1 plus x square plus y square. Similarly, आप नोटिस करो कि नीचे जो है ये डिनोमिनेटर सेम है तीनों में, ऊपर का फैक्टर बदल रहा है, तो उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है, ठीक है, उसको एक बार देख लीजिए। यस, राइट, सो इट इज x ओनली। अब सेकेंड पार्ट, पहला पार्ट तो ये हो गया, सेकेंड पार्ट क्या है, इफ अगर आपको स्फीयर पे पॉइंट दिया हुआ है, यानी x, y, z इज गिवन, और आपसे क्या पूछ रहा है कि ये कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस i y को करस्पॉन्ड करेगा। तो देखिए, ये है कैपिटल X अपॉन 1 माइनस z, एंड ये स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y अपॉन 1 माइनस z। इनके वैल्यू आप डिफरेंट वैल्यूज आप पुट करके क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि 1 प्लस आयोटा किसको करस्पॉन्ड करेगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट वाला, इसमें x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 1, तो कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, जो स्फीयर पे आने वाला पॉइंट है, सॉरी, स्फीयर पे आने वाला पॉइंट है, वो आपको मिल जाएगा 3 टपल। सिमिलरली, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्फीयर पे है 2, 3, 1, तो ये किसको करस्पॉन्ड करता है, कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर को करस्पॉन्ड करता है, तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z आर गिवन, यू नीड टू फाइंड स्मॉल x, स्मॉल y, एंड देन x प्लस iy। ठीक है भाई, ये दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, दैट क्वेश्चन इज अबाउट कॉर्डल डिस्टेंस। ठीक है, कॉर्डल डिस्टेंस क्या होती है, वो जानबूझ के पूछते हैं कॉर्डल डिस्टेंस, उस पे एक ही तरह का क्वेश्चन पूछते हैं फिक्स। तो देखिए, सबसे पहले वो पूछते हैं कि इन्फिनिटी किस नंबर को करस्पॉन्ड करता है, मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर z इक्वल टू इन्फिनिटी अगर आप ले रहे हो तो स्फीयर पे कौन सा पॉइंट होता है, तो ये याद रखिएगा नॉर्थ पोल होता है। कौन होता है, नॉर्थ पोल, 0 0 0 ये हो गया नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल जो होता है वो आपका इन्फिनिटी को करस्पॉन्ड करता है। तो कॉर्डल डिस्टेंस क्या होती है, तो कॉर्डल डिस्टेंस, अगर आपसे z1 एक कॉम्प्लेक्स प्लेन नंबर और दूसरा नंबर है z2, इसके बीच में पूछ रहा है, तो बेसिकली ये डिस्टेंस हो जाती है ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्फीयर के जिस पॉइंट को करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर स्फीयर के जिस पॉइंट को करस्पॉन्ड कर रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्वेश्चन के थ्रू देखना चाहें तो डिस्टेंस कभी आपसे पूछेगा कॉर्डल डिस्टेंस ऑफ लेट अस से कॉर्डल डिस्टेंस पूछेगा 1 प्लस आयोटा एंड इंफिनिटी, इसके बीच में,
तो 1 प्लस आयोटा मान लीजिए 1/3 और 2/3, ये इसके पॉइंट आ गए प्रोजेक्शन के स्फीयर के ऊपर, और इन्फिनिटी के क्या है 0 0 1। तो एक्चुअली कॉर्डर डिस्टेंस इसलिए पूछता है कि मोस्टली हम यहाँ डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं निकालना है। इन पॉइंट्स को पहले स्फीयर के ऊपर लेके जाइए, स्फीयर के ऊपर वो कौन सी जगह पे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, उन प्रोजेक्शंस के ऊपर फिर उनके बीच की डिस्टेंस 3 डायमेंशन में क्या होगी ये देखिए। तो अब इसके और इसके बीच की डिस्टेंस तो बड़ी आसानी से निकल सकती है, क्या 1/3 स्क्वायर by 3 plus 1/3 1/3 स्क्वायर प्लस 2/3 स्क्वायर, ठीक है, आसानी से कैलकुलेट हो सकती है। तो कॉर्डल डिस्टेंस पे क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है, कई बार इसको हम क्लास में भी कम टाइम में पढ़ते हैं, यहाँ तो आपको और कंप्रेस करके बताना है। तो देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन इस तरह से बनता है, u प्लस iv, जहां पर u क्या होता है, एक 2 वेरिएबल का फंक्शन होता है, v क्या होता है, एक 2 वेरिएबल का फंक्शन होता है। कल जो हमने मल्टी वेरिएबल की, परसों रियल में जो मल्टी वेरिएबल की क्लास की थी, उसमें आप जानते हैं कि हाउ टू हैंडल लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एंड अदर पार्शियल डेरिवेटिव्स, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मैट्रिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, हाउ टू हैंडल इन 2 वेरिएबल्स, आपको पता है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की लिमिट क्या होगी या कैसे चेक की जाएगी। तो बड़ा आसान काम है, कैसे, इसकी लिमिट और इसकी लिमिट और इनकी लिमिट आप चेक करना जानते हैं 2 वेरिएबल में आसानी से, है ना। तो आप इसकी लिमिट लेटेस्ट से ये L1 पे कन्वर्ज कर रहा है, ये L2 पे कन्वर्ज कर रहा है, तो कंप्लीट लिमिट क्या होगी L1 प्लस L2। सो बेसिकली लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो कैसे चलता है, कंपोनेंट वाइज चलता है। कैसे चलता है, कंपोनेंट वाइज, यानी कि u और v पे सेपरेट चलता है। फिर आपसे पूछूं कंटिन्यूटी, तो आप कहोगे सर कंटिन्यूटी अलग थोड़ी होती है, लिमिटिंग वैल्यू शुड बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, तो ये भी कंपोनेंट वाइज होती है। अगर ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस और ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस, तो होल फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। तो ये भी होती है कंपोनेंट वाइज, ठीक है। बिल्कुल ब्रेक करके आपको पढ़ा दूंगा 4 5 6 पार्ट में पूरी कॉम्प्लेक्स। अब लास्ट है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी भी इसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी भी वही सेम है, इसकी और इसकी, तो ये भी कंपोनेंट वाइज होती है, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी। अब यहां से बात थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है, यहां से बात डिफरेंट हो जाती है, क्या, यहाँ पे बात आ जाती है एनालिटिसिटी, यानी कि कोई फंक्शन कब एनालिटिक होगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट को एक पॉइंट से उठा के एक डोमेन के अंदर जब बात की जाती है, यानी कि डोमेन के हर पॉइंट पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तब उस पॉइंट पे हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है। ये पॉइंट z0 पे, कब, जब z0 के अबाउट एक ऐसा नेबरहुड मिले जिसके हर पॉइंट पे फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, तब हम कहते हैं हमारा फंक्शन f एनालिटिक। और एनालिटिक फंक्शंस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो डिफरेंशिएबल फंक्शन की, यानी जो रियल में डिफरेंशिएबिलिटी है उससे अलग होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहली अगर मैं आपसे प्रॉपर्टी पूछूं तो क्या होती है कि अगर f एनालिटिक है, जो कि रियल एनालिसिस में कभी देखने को नहीं मिलती, f अगर एनालिटिक है तो f की कोई भी पावर मतलब डेरिवेटिव, कोई भी डेरिवेटिव हमेशा एनालिटिक बनता है। एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था इस पे, उसने कहा था लेट f बी एनालिटिक, ठीक है, लेट f बी एनालिटिक, एंड उसने थर्ड डेरिवेटिव के ऊपर पूछा था कि थर्ड डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, सी एनालिटिक हो जाएगा, ठीक है, एनालिटिक होगा, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा एक बार, वंस योर फंक्शन बिकम्स एनालिटिक, all its positive powers will be analytic, so C option is correct, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब अगर कोई फंक्शन f of z equals to u plus iv एनालिटिक हो जाता है तो क्या क्या मिलता है हमें, ठीक है। इसके बाद हम सिंगुलरिटी पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे कि अगर फंक्शन एनालिटिक है, मान लीजिए हमने कह दिया कि लेट f इज एनालिटिक, तो हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है, उसको समझेंगे। तो देखिए, तो आगे हम देखेंगे लेट f of z equals to u plus iv be analytic। अगर एनालिटिक होगा तो कौन कौन से रिजल्ट हैं जो हमें याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन में दे दे एनालिटिक इन सम डोमेन डी, इन डोमेन डी, देखिए कौन कौन से रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने। सबसे पहला रिजल्ट है
कि u और v क्या होते हैं, हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है, हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं, यानी कि u x लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले फंक्शन को क्या कहते हैं, हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो कई बार पूछ लेता है कि u और v क्या होंगे, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा क्या होता है, अगर फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है, और गलती से भी आपका रियल पार्ट का मतलब u और इमेजिनरी पार्ट का मतलब v। रियल पार्ट है ना, दैट इज u, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ f ऑफ z व्हिच इज v। अगर गलती से भी एक बार भी u या v आपका क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, आइदर u और v, इनमें से एक भी पार्ट कह दे कि u इक्वल टू 3 है या v इक्वल टू 2 प्लस i है, तो क्या हो जाता है, इंप्लाइज आपका होल फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, होल फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि कभी किसी एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट या फिर इमेजिनरी पार्ट कंप्लीट कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, कि इनमें से एक भी अगर कांस्टेंट हो गया तो पूरा फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है। इट कम्स फ्रॉम CR इक्वेशंस। ठीक है, इनके प्रूफ्स का टाइम नहीं है, बट मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। फिर दूसरा क्या है, अगर इसका आर्ग्यूमेंट या फिर इसका मॉड्यूलस इन मैग्नीट्यूड, इनमें से भी अगर कोई कांस्टेंट हो गया, यानी आइदर आर्ग्यूमेंट या फिर मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड, अगर इनमें से भी कोई कांस्टेंट हो गया तो भी आपका फंक्शन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो भी आपका पूरा का पूरा फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि ये भी आपको बचाना है कि आर्ग्यूमेंट भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या है, चौथा है, देखिए v जो है वो u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है। ये तो सही है, अगर f इक्वल्स टू u प्लस आई वी एनालिटिक फंक्शन है तो v जो है वो u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है। लेकिन अगर u भी v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट बन जाए, यानी कि u एंड v आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट बन जाएं, और तो फिर क्या होता है, फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है। और तो फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है, मतलब नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन के पास कभी ऐसा नहीं हो सकता कि रियल पार्ट कांस्टेंट हो जाए, इमेजिनरी पार्ट कांस्टेंट हो जाए, या फिर इसका आर्ग्यूमेंट कांस्टेंट बन जाए, या फिर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाए। नहीं हो सकता, कभी इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर u और v किसी कर्व के ऊपर लाई कर जाए, एनी कर्व किसी कर्व के ऊपर लाई कर जाए, तो भी फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है। देन f बिकम्स कांस्टेंट। कर्व के ऊपर लाई करने का मेरा मतलब है, सपोज ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने लगे, मतलब सपोज अल्फा u प्लस बीटा v इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, या फिर सर्कल की इक्वेशन को करने लगे, यानी कि अल्फा u स्क्वायर प्लस बीटा v स्क्वायर इक्वल टू 1, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू 100 से यूनिट सर्कल, तो हमेशा इस केस में फंक्शन हमेशा कांस्टेंट हो जाता है। तो कई बार ये कंडीशंस दे देता है और पूछता है बताइए f के बारे में, तो f हमेशा कांस्टेंट होगा। नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शंस इनमें से कोई प्रॉपर्टी कभी होल्ड नहीं करते, है ना। नॉन, अगर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो फंक्शन आपका श्योरली जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिंगुलरिटी। तो देखिए सिंगुलरिटी होती क्या है, तो जहां कहीं भी रेगुलरिटी फेल हो जाती है, जहां कहीं भी रेगुलरिटी या फिर इसी को बोलूं एनालिटिसिटी, वो अगर फेल हो जाती है, उस पॉइंट को कहते हैं सिंगुलरिटी। ठीक है, इस पे कंप्लीट डिस्कशन भी काफी समय लेता है कि एक्चुअली यही अकेली डेफिनेशन नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्क कर जाती है। ठीक है, कि सिंगुलरिटी जहां फेल हो रही है, जैसे अगर मैं फंक्शन बनाऊं 1 अपॉन e टू द पावर z माइनस 1, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, 1 अपॉन e टू द पावर z माइनस 1, तो अगर मैं z इक्वल टू 0 रखूं तो 0 पे ये फंक्शन जो है इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, जो कि प्रॉब्लम है ना। दो तरह की प्रॉब्लम होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप के फंक्शन में अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए, या फिर स्क्वायर रूट में कोई फंक्शन नेगेटिव हो जाए, या फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में ये वाला केस 0 हो जाए, और या फिर स्क्वायर रूट के अंदर कोई फंक्शन नेगेटिव हो जाए। इन दोनों केसेस में ही ये पॉइंट जो है वो डोमेन से गायब कर दिए जाते हैं। तो मतलब ये z इक्वल टू 0 क्या बन गया, इसकी सिंगुलरिटी बन गया।
ठीक है, सिंगुलैरिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं रहा। अब कई बार लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि अगर आप डोमेन डिफाइन कर रहे हो, फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, तो आपको लिखना पड़ेगा z नॉन जीरो। मैंने कहा लिख दो, फिर भी z इक्वल टू जीरो इसकी सिंगुलरिटी है। तो आप कहोगे सर वो तो डोमेन में ही नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि सिंगुलरिटी में और मे नॉट बिलोंग टू डोमेन। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, मे नॉट बिलोंग टू डोमेन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन बनाऊं, क्या बनाऊं, साइन 1/z, z नॉन जीरो। तो अभी ये फंक्शन वेल डिफाइंड है बिकॉज z इज नॉन जीरो, वेल डिफाइंड हो गया। बट आपसे पूछा जाए इसकी सिंगुलरिटी क्या है, तो ऑफ कोर्स z इक्वल टू जीरो इसकी सिंगुलरिटी है, क्योंकि z इक्वल टू जीरो रखने पे इसको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये फाइनाइट नहीं हो रहा है, ये अनबाउंडेड बन जा रहा है, इसलिए सिंगुलरिटी कौन हो गई, z इक्वल टू जीरो। भले ही z इक्वल टू जीरो डोमेन में ना हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है। सिंगुलरिटी कितने टाइप की होती है, तो देखिए पूरा क्लासिफाई करके पढ़ लीजिए, सिंगुलरिटी कितने टाइप की होती है, कौन सी होती है। दो टाइप की, सबसे पहले कौन सी, आइसोलेटेड और दूसरी नॉन आइसोलेटेड। नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड, कल ही मैंने बताया था। आइसोलेटेड मतलब होता है ऐसा पॉइंट जिसके आसपास आप एक छोटा सा नेबरहुड बना सको जिसमें और दूसरा कोई इस तरह का पॉइंट ना हो। इसका मतलब ऐसी सिंगुलरिटी जो छोटे से डोमेन के अंदर अकेली है, मतलब अगर कोई दूसरी सिंगुलरिटी हो भी तो कहीं दूर हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि बिल्कुल इसके साथ, तो वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज कहलाती हैं। फर्दर ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी तीन पार्ट में बढ़ जाती है। कौन से पार्ट में, सबसे पहली होती है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। कौन सी होती है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। दूसरी पोल, और तीसरी इसेंशियल सिंगुलरिटी। रिमूवेबल सिंगुलरिटी, पोल और इसेंशियल सिंगुलरिटी। अब देखिए नॉन आइसो में कौन होता है, तो याद रखिएगा नॉन आइसो में केवल और केवल इसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। यानी कि अगर इसेंशियल सिंगुलर, अगर किसी ने कह दिया लेट f be a function on this have essential singularity, ठीक है, सॉरी अगर इसने कह दिया कि it has a non isolated singularity at z equal to z naught, तो याद रखिएगा कोई और सिंगुलरिटी, ना रिमूवेबल ना पोल, सिर्फ और सिर्फ इसेंशियल। इसके पास कोई और सिंगुलरिटी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इसेंशियल सिंगुलरिटी। हाँ, अगर उसने कह दिया आइसोलेटेड, तो आइसोलेटेड में रिमूवेबल भी हो सकती है, पोल भी हो सकती है और इसेंशियल भी हो सकती है। यानी इसेंशियल खुद दोनों तरह की हो सकती है, लेकिन नॉन आइसो कहोगे तो सिर्फ इसेंशियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैसे चेक करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई नेचर ऑफ सिंगुलरिटीज। तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कई बार पूछ देता है पोल है कि क्या है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, इसको भी क्लासिफाई कर लीजिए। रिमूवेबल कैसे पता करोगे, तो देखो हमेशा याद रखना, यहाँ लिख लो, पता हो जाएगा, वाया लिमिट के कॉन्सेप्ट से पता लगाया जाता है कि इस फंक्शन के पास पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है। तो मान लीजिए सबसे पहला पॉइंट है रिमूवेबल। तो रिमूवेबल कब होती है, जब आपकी लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है। क्या हो रही हो, एग्जिस्ट कर रही। अगर एग्जिस्ट कर रही होती है तो हम कहते हैं कि वहां रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पोल। कब पता करते हैं, कब पता चलता है कि पोल है, तो देखिए जब आपकी लिमिट z टेंड्स टू, यानी कि उस पॉइंट को अप्रोच करते समय आपका फंक्शन कहाँ अप्रोच कर जाए, इन्फिनिटी पे अप्रोच कर जाए, और किसी z माइनस z नॉट टू द पावर k f ऑफ z पर ये जो लिमिट है ये फाइनाइट हो जाए, तो कहते हैं कि ये पोल है। कोई भी k, और ये k क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ पोल, इतने ऑर्डर का पोल है। फिर आप पूछेंगे सर इसेंशियल कैसे पता चलती है। देखिए इसेंशियल कैसे पता चलती है, अगर लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। आप कहोगे सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, अगर इन्फिनिटी भी आप कह रहे हैं कि इन्फिनिटी हो जाए तो आप समझ लेना कि पोल है, और फिर आप कह रहे हैं कि जब डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए, तो कई बार इन्फिनिटी को भी तो डज नॉट एग्जिस्ट बोल देते हैं।
तो मैं कहूंगा यहाँ अगर होल भी देते हैं तो ठीक कहते हैं, बिकॉज उसको फाइनाइट को ही कंसिडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप दोनों में फर्क समझ लेना। एग्जाम्पल, जैसे लिमिट z टेंड्स टू 0 1 बाई जेड, ये हमेशा इंफिनिटी ही जाएगा, कोई तकलीफ की बात नहीं है, ठीक है, हमेशा इंफिनिटी जाएगा। तो इसलिए आप इसको पोल कह सकते हैं, पोल ऑफ ऑर्डर 1। लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं साइन 1 बाई जेड, तो आप कहोगे सर z इक्वल टू 0 इसका पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम है, तो चेक कर लेते हैं, शायद z इक्वल टू 0 ही इसकी सिंगुलरिटी होगी। तो लिमिट z टेंड्स टू 0 साइन 1 बाई जेड। अब एक बार तो आप देखोगे कि हाँ 0, लेकिन क्या ये हमेशा इंफिनिटी पे जा रहा है? नहीं, ये डज नॉट एग्जिस्ट आती है। ये लिमिट क्या आती है? डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे? एक बार आप सीक्वेंस ले लो 1 अपॉन n पाई। क्या ले लो? 1 अपॉन n पाई। बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन n पाई पे? 0। और वही अगर आपने 1 अपॉन 2n प्लस 1 पाई बाई 2 ले लिया तो क्या आ जाता है? 1। तो डिफरेंट सीक्वेंसेस से यहाँ पे L1 मिल रहा है और Bn से आपको L2 मिल रहा है, इसको नहीं कहते हैं इंफिनिटी। अगर इंफिनिटी होता ना तो हर सीक्वेंस से इंफिनिटी जाता। तो फर्क है इसमें और इसमें। तो ये आती है केस डज नॉट एग्जिस्ट में, ठीक है। लेकिन अगर हर सीक्वेंस से कोई भी सीक्वेंस लो और इंफिनिटी जाए, वो है केस पोल वाला, ठीक है। तो फर्क है। तो कुछ चीजें हैं, कुछ फेमस क्वेश्चंस हैं। एक तो साइन 1 बाई जेड पे पूछ लेता है और कई बार पूछ लेता है e टू द पावर 1 माइनस। वो वाला एक बार रिपीट करो ना। कौन सा? अभी का इंफिनिटी वाला। ओके, देखिए मैं ही कह रहा हूँ पोलर। यस देखिए, अगर आपका z टेंड्स टू z0 पे जाने पर इंफिनिटी जा रहा है फंक्शन, जैसे 1 बाई जेड, तो आप चेक कर लीजिए कि कोई भी आप सब सीक्वेंस रखें, कोई भी 1 अपॉन n पाई रखें या 1 अपॉन n रखें, आयोटा अपॉन n रखें, हमेशा ही इंफिनिटी जाता है। तो इस केस में आप इसको डज नॉट एग्जिस्ट बोल सकते हैं। आप ऐसा बोलिए कि डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, है ना। आप ये बोलिए कि इसकी लिमिट इनफाइनाइट आ रही है, वहां पर पोल होता है जब हर सीक्वेंस से इंफिनिटी जाता है। लेकिन अगर डिफरेंट सीक्वेंस से आपकी डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, मतलब एक बार इंफिनिटी मिल रही है, फिर एक बार आपकी 1 मिल रही है, एक बार 0 मिल रही है, इस तरह से कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। उस केस को कहते हैं लिमिट डज नॉट। और यहाँ पर क्या, उस केस में सिंगुलरिटी कौन सी मिलती है? इसेंशियल। तो जब लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे तब इसेंशियल मिलती है, जैसे ये है। और जब इंफिनिटी पे जाए तो फिर एसेंशियल होती है, सॉरी पोल होती है। तो जैसे ये है, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, k इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी e टू द पावर माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग इसको आधे घंटे में एनालाइज करते हैं। डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। कैसे नहीं करती वो बात की बात है, फिलहाल इसको याद रखिएगा। e टू द पावर माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर, e टू द पावर 1 माइनस क्यूब, कुछ भी हो जाए, याद रखिएगा इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, इसका मतलब z इक्वल टू 0 कैसी सिंगुलरिटी है? इसेंशियल सिंगुलरिटी है, इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो ये तीनों टाइप के सिंगुलरिटी हैं कि आपकी उस सिंगुलरिटी के पास जाने पर बाउंडेडनेस मिली। अगर बाउंडेड है तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो गई, अगर बाउंडेड है तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो गई। अगर इंफिनिटी जा रहा है तो पोल हो सकता है, पॉसिबल पोल है। और अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो इसेंशियल सिंगुलरिटी है, इसेंशियल सिंगुलरिटी है। एक एग्जांपल से, ज्यादा नहीं लूंगा बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड कैसे डिसाइड किया जाता है। तो एक एग्जांपल है, f of z इक्वल टू लेट अस से 1 अपॉन साइन 1 बाई z, 1 अपॉन साइन 1 बाई z। अब यहाँ पे z इक्वल टू नॉन इक्वल टू 0 कुछ भी रखूं उससे फर्क नहीं पड़ता, हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? सिंगुलरिटी। तो देखिए ब्रैकेट वाइज सॉल्व किया जाता है। सबसे पहला ब्रैकेट है इंटरनल 1 बाई z, तो z इक्वल टू 0 सिंगुलरिटी बन गई। 1 बाई z के लिए z इक्वल टू 0 सिंगुलरिटी है। फिर दूसरा ब्रैकेट कौन है? 1 अपॉन समथिंग। तो 1 अपॉन समथिंग फॉर्म में हमेशा जब डिनोमिनेटर 0 होता है, जब डिनोमिनेटर 0 होता है तब सिंगुलरिटी होती है। तो कौन से पॉइंट होंगे? z सच दैट साइन 1 बाई z इज 0। तो ये कौन से पॉइंट आ गए? n पाई, सॉरी 1 अपॉन n पाई, z इक्वल टू 1 अपॉन n पाई। तो इसका सिंगुलरिटी का सेट क्या हो गया?
अगर आप s बनाएंगे तो क्या आएगा 0 यूनियन 1/n पाई। अब देखिए इससे अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता है। अब देखिए 1/n पाई टाइप के, यानी कि 1/पाई, 1/2 पाई, 1/3 पाई, इनमें आपस में गैप है, सफिशिएंट गैप है, सिग्निफिकेंट गैप है, इसलिए ये सारी की सारी सिंगुलरिटीज कैसी हैं? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। कैसी हैं? आइसोलेटेड। इनके आसपास कोई दूसरी सिंगुलरिटी एकदम नजदीक में नहीं है। लेकिन जब ये सीक्वेंस 1/n पाए, ये जब n टेंड्स टू इंफिनिटी पे अप्रोच करता है तो ये जीरो को अप्रोच करता है। तो जीरो कैसी है? यानी कि जीरो के आसपास इस सेट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट इकट्ठा हो जाते हैं। इस वजह से जीरो कैसी सिंगुलरिटी बन जाती है? नॉन आइसोलेटेड। ठीक है भाई, तो इसलिए ये याद रखिएगा कि जीरो यहाँ पे नॉन आइसो है। इस एग्जांपल से ही आपको हमेशा 1/n के टाइप की अगर सिंगुलरिटी सेट आए तो जीरो हमेशा नॉन आइसो बनती है, क्योंकि इस सेट का लिमिट पॉइंट है जीरो, और जैसे ही लिमिट पॉइंट सिंगुलरिटी बन जाए समझ लीजिए वो नॉन आइसो है। ठीक है, आई होप क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये बात है सिंगुलरिटी कंटेनिंग साइन, कोसाइन, एक्सपोनेंशियल टर्म्स वाले एसेंशियल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस, एसेंशियल। याद रखिए, एक और कॉन्सेप्ट आपको सिखा देता हूं, याद रखिए कॉन्सेप्ट है, एक बार अगर फंक्शन में एसेंशियल एंटर कर जाता है, ठीक है, अगर फंक्शन के अंदर कहीं भी एसेंशियल सिंगुलरिटी आ गई तो हमेशा पूरे फंक्शन में वो एसेंशियल रहती है। मतलब अगर मैं आपसे कह दूं कि एक्सपोनेंशियल, ठीक है, सपोज, या फिर मैं आपसे कहूं साइन ऑफ e टू द पावर -1/z, साइन ऑफ e टू द पावर 1/z, तो e टू द पावर 1/z के लिए जीरो कैसी सिंगुलरिटी है? इसेंशियल है। अब साइन को भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ एक बार इसेंशियल एंटर कर गई, अब कोई भी आदमी इसको हटा नहीं सकता, दुनिया का कोई भी फंक्शन इसको रिमूव नहीं कर पाएगा इसेंशियल को। तो अब अल्टीमेटली ये इसेंशियल ही बनेगी। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन में जो मुझसे क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, वो एकदम सही है कि वंस f इज, मतलब वंस देयर इज सम इसेंशियल इनइक्वालिटी इन द कॉम्पोजिशन, देन हमेशा इसेंशियल रहेगा। ठीक है, हमेशा। तो याद रखिएगा, इसेंशियल सबसे खराब इनइक्वालिटी सिंगुलरिटी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो बहुत कुछ है बताने को, लेकिन मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। इस बार मैं नोट्स बना के लाया हूँ, मेरे को सिर्फ उतनी ही बातें करनी है, अदरवाइज टाइम लिमिट खत्म हो जाती है और आप भी पेशेंस तोड़ देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, ठीक है, याद रखिए बेसिक टेक्निक है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की, पैरामीटराइजेशन। तो भले ही 500 थ्योरम आप पढ़ लें, लेकिन याद रखिएगा कि बेसिक टेक्निक इंटीग्रेट करने की कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस को कौन होती है? पैरामीटराइजेशन। ठीक है, पैरामीटराइजेशन इज द बेसिक टेक्निक। अब देखिए कितनी तरह से पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सिर्फ 4 तरीके हैं जिससे आपको इंटीग्रेशन इवेल्युएट होता है। बस यही कैटेगराइज कर लीजिए। ठीक है, 4 तरीके हैं, एक एक तरीके को समझेंगे और फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि दोनों में कब कौन सा लगाना है। इंटीग्रेशन कभी गलत नहीं होगा आपसे। सबसे कौन सा है? सबसे फर्स्ट है कॉचीज थ्योरम। कॉचीज थ्योरम क्या कहती है? कॉची थ्योरम पूरे स्टेटमेंट को जानने की जरूरत नहीं है। एक डोमेन है, डोमेन हमेशा याद रखिए, डोमेन कैसा होता है? ओपन और कनेक्टेड सेट। ओपन कनेक्टेड सेट को डोमेन कहते हैं। इसके अंदर कोई क्लोज्ड कर्व है सी। ठीक है, हमारा फंक्शन इस डोमेन में एनालिटिक है। इस क्लोज्ड कर्व सी के अंदर का जो रीजन है, याद रखिएगा रीजन हमेशा डायरेक्शन के लेफ्ट वाला होता है। तो ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन है इसमें फंक्शन एनालिटिक है। इसमें फंक्शन क्या है? एनालिटिक है। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे पूरा का पूरा फंक्शन क्या है? एनालिटिक। तो कॉची कहते हैं कि अगर आप इंटीग्रल इवेल्युएट कर रहे हैं, लाइन इंटीग्रल, किसके अलोंग? इस कर्व के अलोंग। किस फंक्शन का? एनालिटिक फंक्शन का। क्या आता है? हमेशा 0 आता है। कॉची ने कहा है किसी भी, तो सबसे पहले एक्चुअली कॉची ने स्क्वायर के लिए प्रूव किया था, फिर ट्रायंगल के लिए, स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल एक ही बात, फिर ट्रायंगल के लिए प्रूव किया, फिर बाद में एनी क्लोज्ड कर्व के लिए प्रूव किया। ठीक है, ये ट्रू होता है। पहला ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर इस तरह से फंक्शन आ जाए कि लाइन इंटीग्रल सी f of z upon z minus z naught dz, अब प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों?
जेड नॉट आपका कौन सा वैल्यू हो, जेड नॉट जो है वो सेंटर के अंदर हो, ये हो सेंटर, ये है आपका जेड नॉट। यानी कि इस तरह का फंक्शन हो तो पूरे एफ को मत देखना, ये पूरा फंक्शन जेड नॉट पे फेल हो रहा है रेगुलरिटीज का, जेड नॉट पे सिंगुलरिटी है और वो सिंगुलरिटी बिल्कुल आराम से सेंटर में बैठी हुई है। तो इसके लिए कॉची को इवॉल्व करना पड़ा क्या, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। यानी कि जब सिंगुलरिटी बिल्कुल सेंटर में आके बैठ जाती है तब काम आता है कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। और इंटीग्रल फॉर्मूला को हम लोग एक बार में जनरलाइज्ड फॉर्मूला पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, जनरलाइज्ड, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं है, फर्स्ट टाइम लर्नर नहीं है, अगर हैं तो फिर आप हमारे रेगुलर क्लास ज्वाइन करिए, ठीक है। देखिए तो 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर दिस क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड अपॉन, जिसमें एफ ऑफ जेड एनालिटिक है उसको कोई तकलीफ नहीं है, बट प्रॉब्लम है कि कंप्लीट फंक्शन के अंदर सिंगुलरिटी है, कौन सी, ये जेड नॉट। अब ये जेड नॉट कहाँ बैठा है, सेंटर में बैठा है, तो अंदर, इसका मतलब अंदर रेगुलरिटी नहीं है, रेगुलरिटी होती तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें, लेकिन अगर ये फॉर्म बनता है तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल, ठीक है, n सॉरी 1/n फैक्टोरियल, 1/n फैक्टोरियल fn at z नॉट, fn at z नॉट। तो होपफुली बस मैं आपको इतना फर्क समझाना चाह रहा हूं कि कब आपको कॉची का थ्योरम लगाना है और कब इंटीग्रल फॉर्मूला लगाना है, जब इस तरह का स्ट्रक्चर हो f ऑफ z अपॉन z माइनस z नॉट टू द पावर n। मान लीजिए इस तरह का नहीं, एक और टूल है हमारे पास इंटीग्रेशन का, याद करिए वो टूल कौन है, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। कौन है, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। कैटेगराइज करके पढ़ लो, कभी कोई कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा और कभी कुछ भूलोगे नहीं। तो आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई क्लोज कर्व है जिसकी बाउंड्री के अंदर उसके जीरोस और पोल्स, नंबर ऑफ जीरो और नंबर ऑफ पोल्स बिलोंग करते हैं फंक्शन के, तो इंटीग्रल ओवर दिस क्लोज्ड कर्व सी, ठीक है, f प्राइम z अपॉन f ऑफ z dz इक्वल टू n माइनस p, ठीक है। ये एक और इंटीग्रेट करने के लिए, लेकिन फर्क देखिए, देखो देखते जाना, कॉची ने क्या कहा था, f ऑफ z अपॉन z माइनस z नॉट टू द पावर n प्लस 1, लेकिन आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल में देखो फंक्शन का फॉर्म बदल गया, इसमें भी एक स्पेशली फॉर्म आता है, कौन सा, f प्राइम z अपॉन f ऑफ z, यानी कॉट z टाइप के फंक्शन, tan z टाइप के फंक्शन अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ पोल्स, सॉरी जीरो, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो। एक और तरीका है इंटीग्रेट करने का, कौन, एनी गेसेस, एक ही बचा है, कॉचीज, वेरी गुड वेरी गुड, कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम। जो लोग कैटेगराइज करके पढ़ते हैं वो हमेशा याद रखेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, कैटेगराइज करके पढ़ लो हर सब्जेक्ट को। कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम, कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम क्या होती है, 1/2 पाई आई इंटीग्रल f of z dz, of course इंटीग्रल ओवर कर्व c इक्वल्स टू सम ऑफ रेसिड्यूज, क्या होती है, सम ऑफ रेसिड्यूज। और ये मेरी सबसे फेवरेट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और सबसे फेवरेट भी है। कारण क्या है, आप पूछेंगे सर फेवरेट क्यों है, देखिए फेवरेट इसलिए है कि कॉची ने कहा या तो फंक्शन एनालिटिक हो, एनालिटिक नहीं है तो अच्छा फिर इस टाइप का हो, किस टाइप का, इस टाइप का हो। हमने कहा यार हमारा फंक्शन ऐसा भी नहीं है, फिर आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आया, उसने कहा अगर आपका फंक्शन f प्राइम z अपॉन f ऑफ z टाइप का हो तो हम इंटीग्रेशन बता देंगे। हमने कहा इस टाइप का भी नहीं है, रेसिड्यू ने कहा किसी भी टाइप का फंक्शन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रल f ऑफ z dz, उसके रेसिड्यू निकाल लोगे, मैंने कहा हाँ रेसिड्यू तो निकाल लेता हूँ, बस ठीक है, सम कलेक्ट ऑल रेसिड्यूज, कैलकुलेट द सम, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आई, हियर इज योर इंटीग्रल। क्योंकि ये मोस्ट एप्लीकेबल और वाइडली एप्लीकेबल है, यानी किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस पे, इसलिए ये मेरा फेवरेट है और मुझे लगता है आपका भी होना चाहिए, ठीक है, मोस्ट वाइडली एप्लीकेबल। अब देखिए अब बात उठी है रेसिड्यू की, तो चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। रेसिड्यू, रेसिड्यू क्या होता है, देखिए
किसी फंक्शन को कोई डोमेन है, फंक्शन डिफाइंड, अगर किसी तरह की इनइक्वालिटी आ जाए, सॉरी सिंगुलरिटी आ जाती है फंक्शन की किसी पॉइंट z0 पे, तो उस सिंगुलरिटी की वजह से समझ लीजिए उस फंक्शन में कुछ कचरा जमा हो जाता है, दैट कचरा इज रेसिड्यू। ठीक है, सिंगुलरिटी की वजह से, यानी ड्यू टू सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी की वजह से फंक्शन में हमेशा कुछ कचरा जमा हो जाता है, उसको कहते हैं रेसिड्यू। ठीक है, तो हाउ टू कैलकुलेट रेसिड्यू, इसके भी मेरे पास 3 पार्ट है, कैटेगराइज कर लीजिए हमेशा। अगर फंक्शन रेगुलर है, मतलब कोई सिंगुलरिटी नहीं है, तो रेसिड्यू क्या आएगा, यहाँ पे समझ लीजिए मैं रेसिड्यू की लिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, हमेशा याद रखिए रेसिड्यू क्या आएगा, बिकॉज जब सिंगुलरिटी नहीं है तो रेसिड्यू की बात ही नहीं है। दूसरा, अगर रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, क्या है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, तब क्या होगा, अगर रिमूवेबल सिंगुलरिटी है तो भी रेसिड्यू 0 होता है, बिकॉज आप जानते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम चाहे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो या रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो, ये कभी कंसीडर नहीं किए जाते। तीसरा, और यही इंपॉर्टेंट, कौन, पोल। अगर पोल आ गया z0 पे, किसी पॉइंट z0 पे पोल आ गया, तब रेसिड्यू क्या होता है। तो याद रखिए पोल पर रेसिड्यू का फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, अगर पोल ऑफ ऑर्डर m है, ठीक है, पोल ऑफ ऑर्डर m है, तो रेसिड्यू ऑफ f एट z0 विल बी गिवन एज, यस याद है, याद होना चाहिए, 1/m m - 1 factorial z minus z0 dm-1 dzm-1 of z minus z0 to the power m into f of z। हो गया, ठीक है, ये लिमिट यहां से अप्लाई हो रही है, ये आ गया रेसिड्यू का फॉर्मूला। ठीक है, रेसिड्यू का फॉर्मूला 1-2 बार अप्लाई करेंगे याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, क्या, पोल कितने ऑर्डर का है, m ऑर्डर का है, लेकिन रेसिड्यू में हर जगह m-1 है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, भूल ना जाए, केवल एक जगह m, कहाँ पे, यहाँ। ठीक है, चौथा, आप पूछोगे सर इसेंशियल सिंगुलरिटी आ जाए तब क्या रेसिड्यू का फॉर्मूला होता है, तो वो भी बता देता हूँ। अगर इसेंशियल सिंगुलरिटी आ जाए z0 पे, z इक्वल टू z0, तब क्या होता है रेसिड्यू, तो देखिए तब हमेशा रेसिड्यू क्या होता है, लॉरेंट सीरीज से निकाला जाता है। कई बार बच्चों को ये तकलीफ होती है कि रेसिड्यू निकालें कैसे, तो इसीलिए मैंने ये कैटेगराइज करके बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए किस तरह की सिंगुलरिटी है, उसके हिसाब से निकालिए। तो लॉरेंट सीरीज में भी क्या, आइए लिख लेते हैं, लॉरेंट सीरीज में कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट नेगेटिव पावर यानी 1/z माइनस z0, पहली नेगेटिव पावर का जो कोएफिशिएंट होता है वो कहलाता है रेसिड्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं f of z equals to e to the power minus 1/z, calculate the residue at z equal to 0। of course 0 ही सिंगुलरिटी है ना, आपने आइडेंटिफाई किया, आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था इसेंशियल सिंगुलरिटी, क्या करोगे, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन 1 प्लस x सॉरी प्लस स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया e टू द पावर z का, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकल आया, पहला नेगेटिव पावर ये है, इसका कोएफिशिएंट कौन है, -1, तो रेसिड्यू कौन आ गया, -1। ठीक है, पोल होल होंगे तो वो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि f ऑफ z, अगर क्वेश्चन पूछूं, ठीक है क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इंटीग्रेट sin 1/z dz, इंटीग्रेट sin 1/z dz इनसाइड द यूनिट डिस्क mod z इक्वल टू 1, इनसाइड यूनिट डिस्क। आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे सिंगुलरिटी है 0 और वो इसके अंदर है। बताइए कौची वर्क करेगा, नो, आर्गुमेंट प्रिंसिपल नो, कौन वर्क करेगा, रेसिड्यू, तो 2πi into sum of residues, यही फॉर्मूला लगेगा, 2πi into sum of, स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी गेट 2017 में पूछा गया एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। तो देखिए कैसे करोगे, रेसिड्यू निकालोगे, sin 1/z का रेसिड्यू निकालना है, कौन सी सिंगुलरिटी है 0 पे,
इसेंशियल कौन सी है? Essential. इसेंशियल। इसेंशियल है तो एक ही रास्ता है, लॉरेंट। ठीक है, सो 1/z माइनस 3 फैक्टोरियल z क्यूब 5 फैक्टोरियल z टू द पावर 5 एंड सो ऑन। बताइए इसका रेसिड्यू क्या होगा? ये पहला नेगेटिव टर्म है, कोएफिशिएंट क्या है 1, तो रेसिड्यू क्या आ गया? +1। यस और नो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. so residue is 1, hence आंसर क्या आ गया? 2 pi I, Twice pi I. है ना? 2 pi I। यस, वेरी गुड। ठीक है भाई, सॉल्व हो गया। चलिए एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, बस इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन बता देता हूँ। मॉड z इक्वल टू 1 यूनिट सर्कल पे पूछा गया था, इसलिए याद है क्योंकि ये एग्जाम मैंने दिया। cos ऑफ 1/z। कई बच्चे परेशान हो गए कि इसको यार कौन से उससे कौची मदद नहीं कर रहा है, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल वर्क नहीं कर रहा है, क्या करें, कौन सा रास्ता अपनाएं? तो इसमें हमेशा आपका कौन मदद करेगा? रेसिड्यू। रेसिड्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? z टू द पावर 7 cos 1/z का एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा, उसमें पहला नेगेटिव पावर जो 1/z का कोएफिशिएंट आएगा उसको लिखे, 2 pi I से मल्टीप्लाई करके, योर जॉब इज डन। ठीक है भाई, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। 1/8 फैक्टोरियल किसी ने, हर्ष, आई डोंट नो सही है या नहीं, बट आपने कैलकुलेट किया, वेल, वेरी गुड। ठीक है, Yes. कॉन्सेप्ट 1/8. 1/8 फैक्टोरियल, ओके, वेरी गुड। रेसिड्यू एट, आई एम वेरी हैप्पी दैट सम ऑफ यू आर सो मच एंगेज्ड दैट यू आर कैलकुलेटिंग, है ना, ये बहुत अच्छी बात है। रेसिड्यू एट इंफिनिटी, इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, कभी किसी फाइनाइट पॉइंट पे रेसिड्यू पूछा जाएगा, वेल एंड गुड, लेकिन अगर इंफिनिटी पे पूछा गया तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो रेसिड्यू का फॉर्मूला होता है रेसिड्यू एट इंफिनिटी इक्वल्स टू रेसिड्यू ऑफ -1/z²। इसको लिख लीजिएगा, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। एट z इक्वल टू 0, यानी कि अगर f का रेसिड्यू इंफिनिटी पे पूछा गया है तो आप इस फंक्शन का रेसिड्यू किस पे निकालोगे? 0 पे निकालोगे। याद रखना, माइनस साइन मत भूलना, बहुत बार ऑप्शन बना देता है +2 -2, और वो प्लस माइनस में ही अपन गलत कर देते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? रेसिड्यू एट इंफिनिटी, तो रेसिड्यू का सारा कैलकुलेशन हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन कहो या रिजल्ट कहो, इंपॉर्टेंट है कि अगर f हैज पोल एट इंफिनिटी, क्योंकि ये कई बार रिजल्ट पूछा गया है, अगर किसी फंक्शन के पास इंफिनिटी पे पोल है और कह दिया जाए कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक है इंफिनिटी पे, तो implies and implied by f is nothing else but a polynomial। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, और ये सेकंड लास्ट सेगमेंट है इसका, जिसका नाम है लिवलीज थ्योरम एंड इट्स जनरलाइजेशंस एंड एप्लीकेशंस। इट विल टेक 10 मिनट्स। तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 5:05 पे मैं आपको छोड़ दूंगा। ठीक है, सो पूरा मेरे हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। लिवलीज थ्योरम क्या है? लिवलीज थ्योरम, लिवलीज थ्योरम है कि अगर कोई फंक्शन इंटायर है, इंटायर मतलब एनालिटिक ऑन सी, ब्रैकेट में लिख लीजिए एनालिटिक ऑन सी, होल सी। सो इंटायर है और बाउंडेड है, अगर फंक्शन इंटायर है और बाउंडेड है तो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसका दूसरी तरह से मतलब ये होता है कि कभी कोई नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन बाउंडेड नहीं हो सकता, हमेशा अनबाउंडेड है। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि यस f इज इंटायर सच दैट mod f of z is less equal k, then f must be constant। ठीक है, f must be constant, क्योंकि कभी नॉन कांस्टेंट फंक्शन इस तरह की चीज नहीं कर सकता। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। इंटायर लिवली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि रिजल्ट्स लिवली से रिलेटेड। तो लिवली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको ध्यान से सुन लीजिएगा। 4 रिजल्ट हैं। पहला रिजल्ट है इंटायर बाउंडेड फंक्शन मस्ट बी कांस्टेंट, दैट इज फाइन।
अगर f of z आपका लिखा हुआ है u plus iv फॉर्म, कैसे लिखा हुआ है? इट्स गिवन दैट f of z is u plus iv, either u or v is bounded, यानी कि पूरे फंक्शन को बाउंडेड ना देके वो कह रहा है कि आपका रियल पार्ट या फिर इमेजिनरी पार्ट बाउंडेड है, तब भी फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है। याद, अब आपको शायद वो रिजल्ट्स याद आ रहे होंगे जो हमने कॉची के टाइम पे उससे पहले पढ़े थे एनालिटिसिटी में, है ना, कि अगर इनमें से एक भी कांस्टेंट हुआ तो फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है। लिवली के आने के बाद कांस्टेंट की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कह दीजिए कि रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट बाउंडेड है, आपका पूरा फंक्शन बाउंडेड हो जाएगा। दूसरा, आइदर वही वाला आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड और मॉड एफ ऑफ जेड, ये अगर बाउंडेड है तो भी आपका काम हो जाएगा। क्या हो जाता है? f इज कांस्टेंट, ठीक है, तो भी फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है। तीसरा कब फंक्शन कांस्टेंट होता है? इसको स्टार लगा, क्योंकि इसको प्रूव करना पड़ता है, छोटा सा प्रूफ है लेकिन करना पड़ता है। अगर दिया हुआ है कि f एनालिटिक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इंटायर दिया हुआ है, याद रखिएगा। लिवली की थ्योरम हमेशा इंटायर फंक्शन पे काम करती है। तो अगर आपका दिया हुआ है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड ग्रेटर इक्वल एम, आप सोचोगे अरे इसको देख के तो साफ लग रहा है कि हमारा फंक्शन बाउंडेड नहीं है। क्या लग रहा है? हमारा फंक्शन बाउंडेड नहीं है, बट यहाँ पर भी फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है। कैसे? बिकॉज आप 1/f बना सकते हो, 1/f विल बी लेस इक्वल 1/m, और 1/f कांस्टेंट हो गया तो f भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से भी ये स्टार इसीलिए लगाया था क्योंकि यहाँ से देख के आप सोचोगे बाउंडेड नहीं है तो ये तो कभी कांस्टेंट नहीं होगा, लिवली कभी लगेगा नहीं, लेकिन याद रखो इस पे भी लिवली लग जाता है। ठीक है, एक और रिजल्ट इसी में लिखवा देता हूँ, चौथा पॉइंट बना के इधर लिख लीजिए। अगर किसी इंटायर फंक्शन के पास f इज इंटायर एंड इसके पास दो li पीरियड्स हैं, पीरियोडिक फंक्शन है सच दैट इट हैज 2 li पीरियड्स, तब भी हमारा फंक्शन क्या बन जाता है? कांस्टेंट बन जाता है। इस पे क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। कैसा क्वेश्चन पूछा गया था आइए बताते हैं। उसने बोला लेट f फ्रॉम c to c be एनालिटिक। तो पहले तो उसने इंटायर नाम नहीं लिया, लेकिन भले इंटायर नाम ना ले, आप जानते हैं c से एनालिटिसिटी अगर c पे है, पूरे c पे, तो इसी को तो इंटायर कहते हैं, कुछ अलग थोड़ी है। ठीक है, अगर c to c एनालिटिक है such that f of z plus 1 equal to f of z equals to f of z plus iota, तो क्या होगा? then what? तो देखिए, सबसे पहले इंटायर मिल गया, दूसरा एक पीरियड कौन है? 1, एक पीरियड है 1, यानी पीरियड्स आर, एक है 1 और दूसरा कौन है? आयोटा। और ये दोनों नंबर आपस में li हैं, बिकॉज एक दोनों के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिखे जा सकते। एक नंबर यहाँ लाई कर रहा है और दूसरा यहाँ लाई कर रहा है, ये कभी भी LD नहीं हो सकते, किसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में नहीं आ सकते। ये डिफरेंट एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट हमेशा li होते हैं। तो ये li पीरियड्स हो गए, हेंस क्या हो गया? फंक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पे, ठीक है, जिसका नाम है आइडेंटिटी थ्योरम। जिन लोगों ने मेरा रियल एनालिसिस रिवीजन लेक्चर देखा था, ठीक है, PDF अभी भी ग्रुप में है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें हमने बात की थी आइडेंटिटी थ्योरम इन R की, इसमें हम बात करेंगे आइडेंटिटी थ्योरम इन C, इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो देखिए कैसे काम करती है, इस पे एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। कैसे काम करती है? अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, f is analytic in domain, ठीक है, और किसी सेट पर f 0 है, S be a subset of D such that f of s is 0 and alpha is a limit point, alpha is a limit point of S which belongs to D। चिंता मत करो, एग्जाम्पल कराऊंगा ना एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। which belongs to D, then f of D becomes 0। जो लोग मेरी क्लास में, रियल की क्लास में थे, अगर उनको समझ में आया मुझे कमेंट में बताएं कि यस और नो। आपको याद आया कुछ कुछ?
ठीक है, कैसे जहां लिमिट पॉइंट होता था वो बिहेवियर कॉपी हो जाता था कंटिन्यूअस फंक्शन के केस में, यहाँ पे एनालिटिसिटी है। ठीक है, बताओ भाई किसी को याद आया हो जो मेरे रियल के लेक्चर में था? अगर था तो मुझे यस नो में बता सकते हैं। यस, मैसेजेस आ रहे हैं। यस यस यस, ओके ठीक है, चलो एग्जाम्पल करते हैं, क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई, अब सब बताएंगे। हाँ, हम भी थे, यस वेरी गुड। चलिए एग्जाम्पल, एफ अगर आपका डिफाइन है यूनिट डिस्क से लेके यूनिट डिस्क में और एनालिटिक है, ठीक है, सच एक क्वेश्चन कराऊंगा इसी तरह के पूछे जाते हैं, सच दैट 1/n = 0, 1/n = 0, it implies f of z = 0 for every z in unit disk। कैसे? आइडेंटिटी थ्योरम, आइडेंटिटी थ्योरम। देखिए यहां पे देखोगे 1/n इस सेट पे 0 हो रहा है, इस सेट का एक लिमिट पॉइंट है। कौन है लिमिट पॉइंट? 0, 0 लिमिट पॉइंट है, एलपी है। और 0 क्या इसमें बिलोंग कर रहा है? ऑब्वियसली इस सेट, इस यूनिट डिस्क में 0 बिलोंग कर रहा है। जैसे ही आपका इस सेट का लिमिट पॉइंट उठ के आपके डोमेन में बिलोंग कर जाता है, तो जो बिहेवियर इस सेट में था वो पूरे डोमेन में हो जाता है। हेंस f of z is 0 for every z in whole domain। डोमेन मतलब जो भी कंसीडर किया गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। और अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पावर सीरीज पे। अब बिल्कुल हम लोग फिनिश लाइन की तरफ है, ठीक है। 15 मिनट आई थिंक, 15-20 मिनट का डिस्कशन है, ध्यान से सुन लीजिए, मे बी यूजफुल। पावर सीरीज, पावर सीरीज में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई सीरीज, देखिए डिस्कशन तो बहुत बड़ा है, अभी रिसेंटली मैंने रेगुलर क्लास में पावर सीरीज पढ़ाया था, सो इट टेक्स फुल 1 क्लास टू डिसाइड कि भाई पावर सीरीज काम कैसे करती है। तो पावर सीरीज an z - z0 to the power n, ठीक है, ये पावर सीरीज। अगर ये पावर सीरीज कन्वर्ज करती है, ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूं, अगर ये पावर सीरीज कन्वर्ज करती है किसमें? सर्कल और कन्वर्जेंस के अंदर, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर, तो ये हमेशा एक एनालिटिक फंक्शन को कन्वर्ज करती है, ठीक है, हमेशा एक एनालिटिक फंक्शन को कन्वर्ज करती है, याद रखिएगा इस बात, ठीक है। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन बनता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है? तो देखो पावर सीरीज है, ये सपोज उसका सेंटर है z0, ठीक है, वो पहला पॉइंट, ठीक है, या फिर वो लार्जेस्ट डिस्टेंस ये r, जिसके अंदर ये बन जाता है सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, जिसके अंदर पूरी की पूरे हर पॉइंट पे हमारी पावर सीरीज जो है वो क्या हो जाती है? कन्वर्ज करती है। ऐसे सर्कल को क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। और इस रेडियस, यानी वो जो सर्कल की रेडियस होती है तो क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। अब पूछा जाता है कई बार डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस यही है, ये सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस इसका नाम दे रहा हूं मैं। सो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? mod z - z0 लेस देन r। याद रखिए अगर r आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है तो बाउंड्री पे कभी कंफर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। वैसे डिस्कशन करने को बहुत डिटेल है, पर शॉर्ट में आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बाउंड्री पे हमेशा चेक कर लेना, ऑलवेज चेक एट बाउंड्री। कभी भी बाउंड्री पे कंफर्म नहीं करना कि बाउंड्री पे भी कन्वर्ज करेगा, हमेशा इसलिए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है लेस, ठीक है। पावर सीरीज बाउंड्री पे कभी कन्वर्ज नहीं करता, मतलब कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट यू नीड टू चेक ऑलवेज, ठीक है, हमेशा चेक करिए। तो पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला क्या है? 1/r लिमिट सुप्रीमम mod an + 1/an, ठीक है। या तो ये लगा लीजिए, या फिर इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हैडमर्ड फॉर्मूला, जो बुकलेट मैंने शेयर की है उसमें दिया हुआ है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए हैडमर्ड फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? लिमिट सुप्रीमम mod an to the power 1/n, मतलब एक रूट टेस्ट वाले जैसा, तो ये रेशियो टेस्ट वाले के जैसा। बस ये याद रखना कि लेफ्ट में 1/r होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे लिमिट सुप्रीमम होता है। लिमिट सुप्रीमम की अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उस चैप्टर में जाके एक बार पढ़िएगा, थोड़ा सा लंबा है इसलिए मैं उस पर जा नहीं रहा, बट लिमिट सुप्रीमम को हमेशा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मार्क करे दे रहा हूँ, कभी एग्जाम में आए
तो याद रखना कि अगर यहाँ पे डबल सीक्वेंस बन जाए तो सुप्रीमम वाला कंसीडर कर लेना, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिमिट सुप्रीमम लिखा जाता है। कई बार किताबों में लिमिट लिख दिया जाता है केवल, वो गलत है ना, लिमिट सुप्रीमम होना चाहिए। तो यहाँ से मिलती है आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई पावर सीरीज है an z माइनस 2 टू द पावर n, उसने n नहीं दिया, उसने कहा ये किसी फंक्शन 1/z को कन्वर्ज करती है, देन व्हाट इज फाइंड द, देन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, देन फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब समस्या हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई कि आपको an नहीं दिया है, हेडमंड फॉर्मूला तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे याद रखना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ पावर सीरीज। ये फॉर्मूला लिख लीजिए क्योंकि ये शायद आपको बुक में नहीं मिलेगा। सेंटर ऑफ पावर सीरीज माइनस नियरेस्ट सिंगुलरिटी, नियरेस्ट सिंगुलरिटी, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को अगर करना है, इस फंक्शन की सिंगुलरिटीज क्या है जरा बताओ? n पाई, Yes, sir. यानी कि 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो, ठीक है। अब सेंटर क्या है? सेंटर यानी पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन क्या है? 2। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होनी चाहिए? 2 माइनस नियरेस्ट सिंगुलरिटी। तो अब ये देखना है कि सबसे मिनिमम कौन सी बनेगी, या तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई, तो यहाँ पे बनेगी पाई, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आनी चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस। तो नियरेस्ट सिंगुलरिटी कौन होगी? पाई। तो आंसर इज 2 माइनस पाई, ठीक है भाई, याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन, ये एक क्लास करवा रहा हूँ, एक क्लास ऑफ क्वेश्चन। अब इस तरह से कभी भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे तो आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स की तरफ। उन्हीं में से एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है रोच थ्योरम या फिर रॉन्कीज थ्योरम, ठीक है। रोच थ्योरम या फिर रॉन्कीज थ्योरम किस काम आता है? टू फाइंड नंबर ऑफ zeros within given domain। किसी डोमेन के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरो किसी फंक्शन के आते हैं उससे। जैसे एक एग्जांपल लिया है z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 1, इसके कितने जीरो मॉड z लेस इक्वल 2 के अंदर आते हैं, नंबर ऑफ। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप हमेशा रॉन्की थ्योरम को याद करिए, इसको रिकॉल करिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्या है ये रॉन्की थ्योरम? देखिए, अगर आप दो एनालिटिक फंक्शन लें, लेट f, g be analytic such that g by f modulus is strictly less than 1 on curve C। यानी कि जैसे ये है ना, तो इसकी बाउंड्री कौन होगा? mod z इक्वल टू 2, यही तो होगा बाउंड्री। तो इस तरह का मतलब है, ऑन सी का मतलब बाउंड्री के ऊपर। सो ऑन सी then f and f plus g have same number of zeros, same number of zeros। इस क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूं आपको कि कैसे वर्क करती है रॉन्कीज थ्योरम। देखिए, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, इसमें से आप z इक्वल टू 2 ये बाउंड्री है, तो इसमें से किसको f लिया जाए किसको g लिया जाए? तो याद रखिए f हमेशा उसको लिया जाता है जो बड़ा वैल्यू प्रोड्यूस करता है। तो देखिए यहाँ पे इक्वल टू 2 है तो z क्यूब सबसे बड़ी वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, तो f को ले लीजिए z क्यूब। इसको h लिख लो आप, क्योंकि f और g आप मानने वाले हैं, अज्यूम करने वाले हैं, इसलिए इसको h ले लीजिए। तो देखिए z क्यूब ले लीजिए और g को क्या लोगे? g को लोगे 2z स्क्वायर प्लस 1। अब अगर आप g बाई f करेंगे मॉड, तो देखो क्या आ रहा है, 2 है ना, तो ये क्या आया ऊपर वाला, यहाँ पे 2 रखो, z इक्वल टू 2, 2 दूनी 4 8 9 अपॉन यहाँ पे कितना आया? अच्छा ओके ओके 8 प्लस 1, ओके राइट, ठीक है ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा अल्टर कर देते हैं, कैलकुलेशन नहीं बन रहा, यहाँ पे 2 कर लीजिए, ठीक है। तो इसको 2 यहाँ पे ले लीजिए। अब देखिए कितना आ रहा है 16, ये आ गया लेस देन, ठीक है। लग रहा है कोई सो गया कोई बात नहीं,
g by f is less equal 9/16 which is less than 1। अब इससे क्या कंक्लूड हुआ कि जितने f के जीरो होंगे उतने टोटल के जीरो होंगे। तो f के कितने जीरो होंगे? f के जीरो है 0 0 0, तीन ही तो जीरो है और तीनों के तीनों इसके अंदर है, तो टोटल के भी तीनों के तीनों इसके जीरो के अंदर होंगे। तो आंसर कितने आ गए? 3 zeros इस कंप्लीट फंक्शन के इस डोमेन के अंदर। ठीक है, स्टार लगा लो, ये कॉन्सेप्ट भी कई बार पूछा जा चुका है, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम, एक्सटेंशन ऑफ या एक्सटेंडेड लाइवलीज थ्योरम। ये क्या होती है एक्सटेंडेड लिवली थ्योरम? लिवली थ्योरम थी क्या? इंटायर प्लस बाउंडेड इंप्लाइज कांस्टेंट, इंटायर बाउंडेड इंप्लाइज कांस्टेंट। लेकिन एक्सटेंडेड लिवली थ्योरम क्या है? वो बाउंडेडनेस को रिलीज कर रही है। क्या? अगर फंक्शन इंटायर है, लेट f be entire such that, ध्यान से देखना ये कंडीशन थोड़ी सी चेंज हुई है, such that f of z is less equal k times mod z to the power lambda। कंडीशन देखिए, अभी क्या यहाँ से बाउंडेडनेस क्लेम हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। यहाँ से आप कभी नहीं कह पाओगे कि हमारा फंक्शन बाउंडेड है, लेकिन फिर भी लिवली नहीं लगेगा, बट एक्सटेंडेड लिवली तो लगेगा ही। ठीक है, क्या लगेगा? अगर इस तरह का फंक्शन है, इसमें ये गेट में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, सेट में भी क्वेश्चन आ जाते हैं इसके। तो ठीक है, अब देखिए, इफ k फॉर z इक्वल्स टू लैम्डा, देन वहां पे फंक्शन क्या क्लेम करते थे? कांस्टेंट। यहाँ पे फंक्शन क्या रिजल्ट क्या क्लेम कर रहे हैं? देन f मस्ट बी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटेस्ट इंटीजर लैम्डा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं f इंटायर है एंड mod f of z is less equal 2 times mod z to the power 5/2। ठीक है, तो देखिए इंटायर है प्लस बाउंडेड तो नहीं है, लेकिन ये वाली कंडीशन तो मिल गई यहाँ पे। तो लैम्डा क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 5/2। तो कितने डिग्री का? f मस्ट बी पॉलिनोमियल, वेरी गुड, ऑफ डिग्री 2। ठीक है, कितने डिग्री का? 2। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे 5/2 का, क्या आ जाएगा? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, ये रिलेशन दे देता है और पूछेगा कितने डिग्री का पॉलिनोमियल। यस, सम ऑफ यू आर आंसरिंग, दैट इज ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब दो छोटे छोटे रिजल्ट है, आई थिंक मैं 5 बजे से पहले खत्म कर दूंगा। ओपन मैपिंग थ्योरम, ओपन मैपिंग थ्योरम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है आसानी से, क्योंकि ये केवल और केवल एनालिटिक फंक्शन के लिए होता है। याद रखिए, ओनली एनालिटिक फंक्शंस। तो अगर कभी एनालिटिक फंक्शन दिख जाए, ठीक है, तो उनके ऊपर लगा देना क्या? एवरी एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन टेक्स एन ओपन सेट टू अ ओपन सेट। ये जनरली किसी भी तरह के फंक्शन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, कंटीन्यूअस फंक्शन की इनवर्स प्रॉपर्टी होती है, उल्टी प्रॉपर्टी होती है। यानी इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, डायरेक्ट इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ऐसा केवल और केवल कहाँ होता है? एनालिटिक फंक्शन में, यू वी। तो अगर ये ओपन है, हमेशा छोटे छोटे ग्राफ बना के ना दिमाग में रख लिया करो, अगर ये ओपन है तो इट टेक्स ओपन सेट टू अनदर ओपन सेट। ये है ओपन मैपिंग थ्योरम व्हिच होल्ड्स ओनली फॉर एनालिटिक फंक्शंस। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इसकी बात होगी। ठीक है, लास्ट रिजल्ट ऑफ दिस डिस्कशन, ठीक है, तो 5 मिनट के लिए होल्ड कर जाइए। डिस्कशन है, लास्ट रिजल्ट है मैक्सिमम या फिर मिनिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल, मिनिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल। रिकॉर्ड्स करा तो सकते हैं, बट ठीक है, देखते हैं, करा देंगे। मैक्सिमम और मिनिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल क्या है? ये मिनिमम और मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल, स्टार लगा लीजिए। इस पर छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और हम घूम जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए f of z equals to 3 times e to the power z plus 1, ठीक है, find its maximum value, find its maximum value
वैल्यू इन मॉड z लेस इक्वल 1। अब प्रॉब्लम क्या होती है, R हो तो एक छोटा सा डोमेन है -1 से 1, ठीक है, आप एक ऑब्जर्वेशन करके देख सकते हो। पर C में प्रॉब्लम क्या है, जब वो ये कह देता है तो आपके पास एक पूरा डिस्क आ जाता है, अब इतने पॉइंट चेक करके देखो कहाँ मैक्सिमम मिलेगा। ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं करना। उसके लिए मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल या मिनिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल इस्तेमाल करना, जो कहता है दैट लेट f be analytic in D, then f be analytic in D, then f takes its, देखिए मैक्सिमम मिनिमम के लिए है, f takes its maximum और मिनिमम only on boundary। कहां पर लेता है, बाउंड्री, अनलेस कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तब तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम किसी अंदर के पॉइंट में मिल सकता है, अदरवाइज अगर फंक्शन इस डी में एनालिटिक है तो बाउंड्री के पॉइंट्स पे ही इसका मैक्सिमम और मिनिमम मिलता है। तो अब इस क्वेश्चन में कहां चेक करोगे, सिर्फ मॉड z इक्वल टू 1 पे चेक करोगे, यानी कि मॉड f ऑफ z 3 टाइम्स e टू द पावर z मॉड z, है ना, प्लस 1 e to the power x। याद रखना मॉड्यूलस ऑफ e to the power z is e to the power x and x equal to 1। तो आंसर आ गया 4। आंसर आ गया 4। तो केवल और केवल कहां एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमम और मिनिमम केवल और केवल बाउंड्री पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री पे एग्जिस्ट करता है। अब देखिए पिकार्ड्स थ्योरम, ये लास्ट है, एक्चुअली मैं लास्ट कर ही रहा था पर कुछ बच्चों ने सजेस्ट किया कि ये भी करा दो, ठीक है करा देते हैं। देखिए पिकार्ड्स थ्योरम ये है कि कौन सी तरह के फंक्शन कितने पॉइंट्स को स्किप कर सकते हैं। तो देखो पॉलिनोमियल्स जो होते हैं p ऑफ z, वो याद रखना कितने पॉइंट स्किप कर सकते हैं अपनी रेंज में, स्किप इन रेंज सेट। तो पॉलिनोमियल्स कभी अपने पॉइंट अपने रेंज में एक भी पॉइंट स्किप नहीं करता है, मतलब पूरा c उसका रेंज होता है। तो रेंज अगर आप निकालोगे पॉलिनोमियल का तो हमेशा पूरा का पूरा c आता है, ठीक है। अब सेकंड में आपसे पूछा जाता है इंटायर फंक्शन का रेंज सेट क्या होता है, तो इंटायर फंक्शन एटमोस्ट एक पॉइंट स्किप कर सकता है, मतलब ये 0 कर सकता है, ये 1 कर सकता है, एक पॉइंट छोड़ सकता है। फिर आता है मेरोमॉर्फिक फंक्शन, जिनके पास सिंगुलरिटी के नाम पे केवल पोल होते हैं, वो फंक्शन मेरोमॉर्फिक फंक्शन। ये कितने स्किप कर सकते हैं, 2 स्किप कर सकते हैं, ये 1 ये 2 0 1 2 ऐसे कैटेगराइज करके पढ़ लोगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 3 चीजें हैं, इनको ध्यान में रखिए। वेल थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जैसा भी आपको लगा हमें ग्रुप में जरूर बताइए, ठीक है, ग्रुप पे हमें कमेंट करके बताइए कि कैसे क्या हुआ। एक्चुअली बाइलिनियर और क्वाड्रेटिक के लिए टाइम नहीं है, अगर आप लोग बोलेंगे तो हम बाद में करवाएंगे। हमने एनालाइज भी किया कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, आइदर 1 और 2 क्वेश्चंस इन द सेट। तो थैंक यू सो मच अगेन, ठीक है, हमें ग्रुप में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा और क्या क्या मॉडिफिकेशन चाहिए, वो हम करेंगे फिर। और कल जो है, कल का सेशन बिल्कुल मत छोड़िए, कल है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। बहुत सारे लोगों ने गूगल फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को सबसे बड़ा डेंजर माना है। कल हम कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को 3 आवर्स में रिवाइज करेंगे, ठीक है। 5 to 6 हमारा 3 to 6 हमारा चलेगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, पहले ग्रुप थ्योरी फिर रिंग थ्योरी, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू।